मगर मेरा सवाल ये है निरुपम जी आपसे कि अगर यही शिवसेना टूटी भी नहीं होती, अगर यही शिवसेना का नेतृत्व अभी भी उद्धव ठाकरे के हाथ में होता, तो क्या संजय निरुपम वापस से शिवसेना में आते? मुझे कांग्रेस छोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लगभग 5 साल हो रहा है आपको, अभी भी आप वेट कर रहे हैं कि एक्सीडेंट होगी? मैंने रेलवे ट्रैक की 2 पैरेलल लाइन थी और अचानक दोनों लाइन गड़ में गड़ हो गई और दोनों लाइन जब गड़ में गड़ होगी तो रेलवे ट्रैक पर तो गाड़ी गिरेगी। तो आपकी कौन सी वैचारिक समरसता हो रखी है अजीत पवार के साथ? हाँ, मैंने तो बताया ना, आप इसलिए तो बाला साहब की एक लाइन कोट करके दी थी आपको। शरद पवार की एनसीपी को भी इसमें ले लिया जाए, बहुत बड़ा चर्चित आइडिया था वो। तो बाला साहब ने सीधे एक लाइन में उसको मना कर दिया था कि 2 इज कंपनी एंड 3 इज क्राउड, तो आई डोंट वांट क्राउड। निरुपम जी, आप बिल्कुल भी क्रेडिट नहीं दे रहे हैं कांग्रेस को फॉर अ गुड परफॉर्मेंस इन महाराष्ट्र एंड लोकसभा एट ऑल? कांग्रेस के पतन की स्पीड थी ना, वो थोड़ा स्लो हो गई और पतन तो होना ही है। कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है। आप भोपू क्यों बुलाते हैं संजय राउत को? भोपू सुबह 9 बजे भोपू ही बजता रहता है। ये भोपू की तरह कुछ भी बोलना, इस तरह का रोज झूठ बोलना और झूठ के आधार पर सत्तारूढ़ दल के खिलाफ एक नैरेटिव तैयार करना। आपको छोड़े हुए कुछ महीने ही हुए हैं 5 कांग्रेस। महीने हुए। हाँ, 5 महीने हुए मई से लेके तो पता तो आपको चल ही रहा होगा कि क्या हो रहा है कांग्रेस कैंप में अभी। बिल्कुल मुझे से पता है, मेरे पास फोन भी आते हैं सबके। उद्धव ठाकरे का भी ये गला दबा रहे हैं, वो बेचारे मुख्यमंत्री का चेहरा बनना चाहते थे जी। कटोरा लेके दिल्ली गए और लिटरली भीख मांगा कि मुझे दे दो, इसमें डाल दो। सोनिया जी के पास गए, राहुल जी के पास गए, खड़गे जी के पास गए, किसी ने घास नहीं डाला। अब उसका बदला निकालेगा, ठीक है तुमसे सारी सीटें छीन लेता हूं मैं। संजय राउत के हाँ। बाला साहब के पास हाँ कि आपको नहीं भेजा जाए राज्य। हाँ, तो बाला साहब मुझे भेजिए। बोले क्यों? मैं तो उसको भेज रहा हूँ, वो अच्छा काम करे। तो मैं क्या सिर्फ यहाँ बैठ के कलम घिसता रहा हूँ? बाला साहब को तो जवाब बहुत सॉलिड रहता था। आप कह रहे हैं कि कंप्लीटली डाइल्यूट कर दिया है इन्होंने अपने प्रिंसिपल्स को। बिल्कुल, बहुत जल्दी शिवसेना मुस्लिम लीग की कैटेगरी में जाके खड़ी हो जाएगी। तो आपके पास जितनी बातें पहुंची, आपकी जानकारी जो है उसके हिसाब से भूपेंद्र हुड्डा ने, क्योंकि उन्होंने ऑब्जेक्ट किया कि निरुपम नहीं चाहिए और हमको अपना आदमी चाहिए ताकि मैं अपनी दुकान, अपना फ्रीडम चला सकूं। 36 बिरादरी में से 35 बिरादरी एक तरफ, एक बिरादरी एक तरफ। यस, दैट्स व्हाट हैपेंड। निरुपम जी, आपका हमारे पॉडकास्ट इनसाइड आउट विद मेघा प्रसाद पे स्वागत है। एबीपी के मंच पे आपका स्वागत है। शुक्रिया। और अब तो प्रत्याशी हैं आप, घोषित हो गए हैं, नामांकन हो गया आपका। पहली बार निरुपम जी, आप तो बहुत लंबे समय से यहाँ के पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हैं, पहली बार ऐसा हो रहा है कि हमारे पास इतनी सारी पार्टियां हैं। 2 शिवसेना है, 2 एनसीपी है, कांग्रेस है, कांग्रेस भी 2 है क्योंकि एनसीपी कांग्रेस से निकली है। एनसीपी कांग्रेस से निकली, लेकिन अभी तो टेक्निकली 2 एनसीपी, 2 शिवसेना, कांग्रेस, बीजेपी, 6 पार्टीज। हम यूजुअली 3 पार्टीज, 3 ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट की बात करते, 6 पार्टियां हैं यहाँ पर। क्या होने वाला है? षटकोणीय चुनाव हो रहा है। ऐसा है। हाँ। ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। 2022 में जब एकनाथ राव शिंदे जी ने एक उद्धव ठाकरे के वैचारिक व्यभिचार के खिलाफ जब विद्रोह किया, उठाव किया और उन्हें कहा कि एक हिंदुत्ववादी पार्टी है हमारी और हमको हिंदुत्व की विचारधारा के साथ ही चलना चाहिए, और इसलिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिलाया और उसके बाद एक नई सरकार बनती है जिसके वो मुख्यमंत्री बनते हैं। तो उसके बाद से ये पहला सार्वजनिक चुनाव है। जी। लोकसभा चुनाव राज्यों के मुद्दे पे नहीं होते, तो लोकसभा चुनाव एक सही उस घटना की सही प्रतिध्वनि दे रहा है। मैं नहीं मानता सही प्रतिध्वनि उस घटना का अगर कोई चुनाव दे रहा है तो विधानसभा चुनाव देगा। और पहली बार 6 पार्टियां, अच्छा उसके बाद एनसीपी में भी विभाजन हो गया जी। तो 2 शिवसेना, 2 एनसीपी और उसके बाद फिर कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पहले से हैं। और तो इस कुल मिला के इस अच्छा 2 अलग अलग ब्लॉक्स हैं। ठीक है, शिवसेना और बीजेपी का जो अलायंस है ये तो वर्षों पुराना है। पहली बार इसमें अजीत पवार जी भी आए हैं जी। राष्ट्रवादी कांग्रेस की एंट्री हुई है। मुझे और याद है पहली बार उद्धव ठाकरे गए। हाँ, अब मैं बता रहा हूँ आपको। तो मुझे एक चीज़ याद आ गई, जब एक बार बाला साहब जब थे और प्रमोद महाजन और गोपीनाथ मुंडे उनके साथ इंटरैक्ट करते थे अलायंस के ऊपर, तब उस समय एक विचार आया था कि क्यों नहीं शरद पवार की एनसीपी को भी इसमें ले लिया जाए। हाँ, बहुत बड़ा चर्चित आइडिया था वो। तो बाला साहब ने सीधे एक लाइन में उसको मना कर दिया था कि 2 इज कंपनी एंड 3 इज क्राउड, तो आई डोंट वांट क्राउड।
तो शरद पवार जी को लाने के मुद्दे पर बाला साहब का ये कहना था। बाला साहब जी ने बोला था। अच्छा। और बड़ी अखबारों में छपा भी था उस पर उस समय मैं खुद एक बतौर प्रवक्ता उस पर कई बार मैंने बोला भी था। तो यहाँ पर भी अजीत पवार जी आ गए हैं, तो देख रहे होंगे कैसा चल रहा है। बिल्कुल उस तरफ भी एक जबरदस्त नया इक्वेशन बना है, कांग्रेस और शिवसेना जो दो ध्रुव हुआ करते थे, दोनों ध्रुव एक साथ हो गए। माने रेलवे ट्रैक की दो पैरेलल लाइन थी और अचानक दोनों लाइन गड़मगड़ हो गई है, और दोनों लाइन जब गड़मगड़ होगी तो रेलवे ट्रैक पर तो गाड़ी गिरेगी एक्सीडेंट तो होना ही है, ट्रेन एक्सीडेंट होना है। तो अब ये ट्रेन एक्सीडेंट कैसे होगा, कितना भयानक होगा, कितना घातक होगा, 2022 के बाद पहला एक तरह से महाराष्ट्र का सार्वजनिक चुनाव है जिसमें लोगों को तय करना पड़ेगा। जो वोटर है वो जो शिवसेना का वोटर है उसके अंदर भी एक प्रकार का कंफ्यूजन है। हम लोग कहीं जाते हैं तो कौन से शिवसेना में, शिंदे साहब, हाँ हम शिंदे साहब के पक्ष में। अभी भी कुछ लोग हैं जो बाला साहब को बहुत मानते हैं लेकिन उद्धव ठाकरे को पसंद नहीं करते, वो असमंजस में हैं। कुछ लोग हमारी तरफ आ रहे हैं, कुछ लोग अभी भी बाला साहब की वजह से उधर ही हैं। उधर एनसीपी में भी शरद पवार जी तुतारी लेकर खड़े हैं जी। अजीत पवार जी के पास जो घड़ी है जी। लेकिन अजीत पवार जी एक यंग हैं, डायनेमिक हैं एज कम्पेयर टू शरद पवार जी, और अच्छा बोलते हैं, अच्छा काम करते हैं, मेहनती आदमी हैं। लेकिन शरद पवार जी इस बुढ़ापे में जिस तरीके से लगे हैं पूरे जीवटता के साथ, उसका नतीजा आपको लोकसभा चुनाव में दिखा। हो सकता है विधानसभा चुनाव में शायद रिपीट न हो, क्योंकि जो काठ की हांडी है रोज रोज नहीं चढ़ती। क्योंकि लोकसभा चुनाव में वो काठ की हांडी थी जो दुष्प्रचार था, जो एक फेक नैरेटिव क्रिएट किया गया कि संविधान को बदल देंगे ये लोग और आरक्षण को नष्ट कर देंगे, रद्द कर देंगे। सच ये निकल के आएगा कि राहुल गांधी जी खुद जाकर के अमेरिका में कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी एक सही वक्त का इंतजार कर रही है जब वो आरक्षण बदल देंगे। और यहाँ नहीं, उनका कहना तो यही था। वो कह रहे हैं कि आप लोग सब ट्विस्ट कर रहे हैं, वो ये नहीं कहना चाहते थे। उनका पूरा इंटरव्यू पूरे देश ने देखा, पूरी दुनिया ने देखी है, मैंने भी देखा, सबने देखा है, उसको किसी ने ट्विस्ट नहीं किया। उन्होंने ये कहा कि व्हेन द राइट टाइम विल कम, कांग्रेस विल थिंक ओवर टू abolish reservation policy. He said this is what Baba Sahab had said. This is what नहीं, बाबा साहब ने ये कहा, ये मेरे ख्याल से नहीं कोट किया था, कोट किया मुझे नहीं। कांग्रेस वॉन्ट्स, बाबा साहब क्यों, संविधान में जब संविधान सभा की मीटिंग चल रही थी और उसमें जब आरक्षण का विषय आया था तब भी कांग्रेस के जो प्रतिनिधि थे उन लोगों ने आरक्षण का विरोध किया था जी। और तब बाबा साहब ने एक बीच का रास्ता निकालने के लिए कहा था कि कम से कम 10 साल के लिए दीजिए और अगर सबकी स्थितियां सुधर जाती हैं तो आप बंद कर दीजिएगा। लेकिन 70 साल में स्थितियां सुधरी ही नहीं जी। और जब स्थितियां नहीं सुधरी हैं तो बाबा साहब को उस बयान को बार बार रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने साथ में ये भी कहा था जब स्थितियां सुधरेगी तब करेगा। मतलब फेक नैरेटिव के बेसिस पे कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस और जो पूरा इंडिया अलायंस था वो जीता लोकसभा। अब वो जो काट की हांडी सड़ चुकी है, जल चुकी है, राख हो चुकी है। और अब उसके बाद पहली बार जो हरियाणा के चुनाव हुए लोकसभा के बाद उसमें पता चला कि फेक नैरेटिव काम नहीं कर रहा है। पहली बार आपने देखा होगा कि हरियाणा में जो प्रदेश का अध्यक्ष था वो दलित समाज का था, वो स्वयं हार गया। कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित समाज का, और दलितवाद इतना जोर से किए, लेकिन हरियाणा का दलित वोट बीजेपी के पास चला गया। मतलब अब इनका जो एक पूरा जो दिखावा है जी, वो धीरे धीरे एक्सपोज हो रहा है। निरुपम जी देखिए, हरियाणा में क्या काम कर गया भारतीय जनता पार्टी के लिए, शायद वैसी परिस्थिति महाराष्ट्र में नहीं है। वहाँ बहुत अदर फैक्टर्स भी थे, वहाँ कांग्रेस के बीच में फैक्शनलिज्म भी इतनी थी, वहाँ एक प्रकार का डर था हुडा और उनके कैंप से, बाकी जाटों में भी डर था। कंसोलिडेशन हो गया एक तरफ, वो परिस्थिति अभी तक यहाँ बनती हुई दिखती नहीं है। मगर आपने जो जवाब दिया उस पर आना चाहती हूँ। आप कह रहे हैं कि ट्रैक के दो अलग अलग ट्रैक के हिस्से थे, एक साथ आएंगे तो एक्सीडेंट होगी। आपको सच में लग रहा है कि अभी इतने समय से हो गया 5 साल इनको साथ में आए हुए, लगभग 5 साल हो रहा है, आपको अभी भी आप वेट कर रहे हैं कि एक्सीडेंट होगी? इसलिए ये जो गठबंधन है ये सत्ता के लिए बना हुआ गठबंधन, वैचारिक समरसता नहीं है इसमें। तो आपकी कौन सी वैचारिक समरसता हो रखी है अजीत पवार के साथ? हाँ, मैंने तो बताया ना, आप इसने तो बाला साहब की एक लाइन कोट करके दी थी आपको। तो आप भी उसी लेकिन यहाँ अभी दूसरी बात है, यहाँ एक डोमिनेंट पार्टी बीजेपी है जी। और वो अपने साथ कुछ पार्टियों को लेकर चल रही है, तो ये गठबंधन का एक अलग स्वरूप है। हाँ। और वहाँ बराबरी का मामला है। बराबरी का मामला कैसे हुआ, हालांकि होना नहीं चाहिए था। 15 सीटें शरद पवार के पास है, 15 सीटें शिवसेना के उबाठा के पास है, और 45 के आसपास सीटें कांग्रेस के पास है। लेकिन जब सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है 85-85-85,
तो वहां तो बराबर का मामला है, लेकिन उस बराबर के मामले में सबसे खतरनाक दोनों पार्टियां हमेशा एक दूसरे के खिलाफ रही और दोनों ने हाथ मिला लिया। हाँ। कारण क्या था? मुख्यमंत्री बनना। उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनना था, इसलिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ अपना गठबंधन तोड़ा। ये फैक्ट है, क्योंकि उन्होंने बार बार कहा कि अमित शाह जी उनके घर गए थे, मातोश्री में उनको कान में बोला था कि 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री हम आपको बनाएंगे, जबकि उधर से आ रहे, हमने ऐसा कोई वादा ही नहीं किया था। अच्छा, आप मुझे नहीं बनाएंगे मुख्यमंत्री, मैं जा रहा हूं जी, यही तो मुद्दा था ना। अब मुख्यमंत्री बनने के बाद भी वो मुख्यमंत्री के तौर पर जो एक बहुत सक्रिय तौर पर भूमिका निभानी चाहिए वो भी नहीं किए। पूरे 2.5 साल फेसबुक पे रहे, ऑनलाइन लोगों से बात करते रहे। एक बात मैं पूछना चाहती हूँ निरुपम जी आपसे, देखिए, फॉर यू शिवसेना, कांग्रेस, शिवसेना, राइट, सब कह रहे हैं घर वापसी, ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब हो गया, हिज कम होम टू रूस्ट। मगर मेरा सवाल ये है निरुपम जी आपसे कि अगर यही शिवसेना टूटी भी नहीं होती, अगर यही शिवसेना का नेतृत्व अभी भी उद्धव ठाकरे के हाथ में होता, तो क्या संजय निरुपम वापस से शिवसेना में आते? मुझे कांग्रेस छोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लोकसभा चुनाव के दरमियान, हाँ। अभी जो लोकसभा चुनाव हुए उस दरमियान अगर आपने मेरी बातें देखी होगी, सुनी होगी, तो आपको समझ में आ रहा होगा। आपने भी देखा होगा कि जब 2019 में शिवसेना और कांग्रेस का गठबंधन हुआ तो पूरे देश में अकेला मैं था जिसने विरोध किया था जी। और बहुत मुखर तरीके से विरोध किया जी। ये बेमेल शादी है, ये गठबंधन सही नहीं है, इसमें कांग्रेस का भी नुकसान होगा, शिवसेना का भी नुकसान। आखिर कांग्रेस का पतन हुआ, अब ठीक है, बिल्ली के भाग से चीका टूटा, इनकी लोकसभा में कुछ सीटें बढ़ गई हैं, लेकिन वो सीटें जो बढ़ी हैं कांग्रेस के प्रताप से नहीं बढ़ी हैं। तो कैसे बढ़ी है? झूठा प्रचार था, बीजेपी का अपना वोट थोड़ा एक वो था, एक बहुत ही लो मूड में था, वो जिस तरह से निकल के वोट देना चाहिए नहीं दिया। अच्छा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक जबरदस्त एक फेक नैरेटिव चलाया गया, इस वजह से कांग्रेस के वोट्स आए ज्यादा, इस वजह से सीट ज्यादा आई लोकसभा में। महाराष्ट्र में कांग्रेस। चौथा कारण था कि जो पूरा जो अल्पसंख्यक समाज था जी, वो एकदम से रिलीजियस लाइन पे जिस तरीके से जाकर वोट दिया, वो पहले कभी नहीं होता था ऐसा। लेकिन हमेशा वही वातावरण होगा ऐसा नहीं है। लोकसभा चुनाव हारने के बाद महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी, हरियाणा भारतीय जनता पार्टी ने एक अपने आप को सुधारने और संभालने का बहुत जबरदस्त प्रयत्न किया, उसके नतीजे दिख रहे हैं आपको। निरुपम जी, आप बिल्कुल भी क्रेडिट नहीं दे रहे हैं कांग्रेस को फॉर अ गुड परफॉर्मेंस इन महाराष्ट्र इन लोकसभा। ये बताइए, हाँ ये बताइए कि राहुल गांधी जी जो लगभग 100 करोड़ रुपए खर्च करके 4000 किलोमीटर पैदल चले भारत जोड़ो यात्रा में और कन्याकुमारी से कश्मीर तक गए और उन्हें कहा कि करोड़ों लोगों से उन्होंने सीधे आंखों में आंखें डाल के बात की, मुलाकात की, बावजूद इसके अगर उनको 100 सीट भी पूरा नहीं मिल रहा है तो ये कांग्रेस की अचीवमेंट नहीं है, ये तो कांग्रेस का दुर्भाग्य है, कांग्रेस के नेताओं की कर्महीनता है कि 2 बार लोकसभा चुनाव हारने के बाद भी जब तीसरी बार हारते हैं तो आप कहते साहब को नेता प्रतिपक्ष मिल गया। तीसरी बार भी आप विपक्ष में बैठने के बाद जो जश्न मना रहे हैं, दिवाली मना रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं, ये आपकी कर्महीनता है साहब। और इसको मैं कांग्रेस की उपलब्धि नहीं बोलूंगा, नहीं बोलेंगे। कांग्रेस के पतन की स्पीड थी ना वो थोड़ा स्लो हो गई और कुछ नहीं। पतन तो होना ही है, कांग्रेस का कोई भविष्य, ये रिवाइवल नहीं है, नहीं होना। कांग्रेस का कभी रिवाइवल नहीं होगा। आपको क्या लग रहा है अभी जो सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है एमबीए में, उसमें कांग्रेस का रिवाइवल होगा? आप मुंबई में देख लीजिए, देखा हमने मुंबई में उन्होंने पिछली बार बोला था 3 या 4 सीट आएगी, इस बार ही बोला 3-4 सीट से ज्यादा नहीं है, बल्कि 3 से कम ही हो सकती है। फिर मैं बोल रहा हूं, सुना हमने मुंबई में किस तरीके से कांग्रेस के ही लोग खुद कह रहे हैं कि हमारी जीतने वाली सीनियर मिनिस्टर्स जो थे जी, वो समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं जी, इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं जी। इतना फ्रस्ट्रेट हो गए। मैंने तभी कहा था कि शिवसेना के सामने जो उबाठा, जो उद्धव ठाकरे के सामने कांग्रेस ने अपने आप को सरेंडर कर दिया, बेच डाला है। ये कांग्रेस के भी कुछ लोग कह रहे हैं। तब मैंने कहा था तो मुझे बहुत गाली पड़ रही थी 6 महीने पहले। आज वो सब एक्सेप्ट कर रहे हैं कि संजय निरुपम तब सही थे। आपको छोड़े हुए कुछ महीने ही हुए हैं कांग्रेस, 5 महीने हुए, 5 महीने हुए मई से लेकर तो पता तो आपको चल ही रहा होगा कि क्या हो रहा है कांग्रेस कैंप में अभी। बिल्कुल बिल्कुल सब पता है, मेरे पास फोन भी आते हैं सबके। क्या हो रहा है? सब परेशान हैं। किस बात से? इस बात से कि कांग्रेस पार्टी ने अपने आप को पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है उद्धव ठाकरे के सामने, और उद्धव ठाकरे लिटरली गला दबा के काम कर रहे हैं, गला दबा के काम करवा पा रहे हैं। हाँ, करवा ले रहे हैं।
और उसके बाद उद्धव ठाकरे का भी ये गला दबा रहे हैं। वो बेचारे मुख्यमंत्री का चेहरा बनना चाहते थे जी। कटोरा लेके दिल्ली गए और लिटरली भीख मांगा कि मुझे दे दो, इसमें डाल दो। सोनिया जी के पास गए, राहुल जी के पास गए, खड़गे जी के पास गए, किसी ने घास नहीं डाला। अब उसका बदला निकालेगा, ठीक है तुमसे सारी सीटें छीन लेता हूं मैं। और कमाल की बात है, तीनों पार्टियां मिलकर के अपना अलायंस घोषित करने जा रही हैं, अपने सीटों के जो शेयरिंग के बारे में शेयरिंग फार्मूला घोषित करने जा रही है। उससे पहले ही वो सारी की सारी अपने शिवसेना अपनी लिस्ट अपलोड कर दे रही है जी। ऐसे गठबंधन चलता है, इसको गठबंधन कहते हैं। गठबंधन में एक स्मूथनेस होनी चाहिए, कोहेसिवनेस होनी चाहिए। जी। दैट्स कंप्लीटली लैकिंग इन एनडीए। बाय द वे, अब जिस तरीके से आपकी महायुति में आप जवाब जिस दीजिएगा, तरीके से आपकी हम आता हूं महायुति पे। हाँ। जिस तरीके से तीनों पार्टियों, दोनों खासकर कांग्रेस और उबाठा के नेताओं ने एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप लगाए, एक दूसरे पर शक किया, एक दूसरे पर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया, वो बहुत घृणास्पद था। और उसके बाद लगता है कि महाराष्ट्र के लोग इनको वोट देंगे, जो अपना गठबंधन नहीं संभाल सकते वो महाराष्ट्र संभालेंगे। वेल, उनका तो यही कहना है। कुछ लोग जो मुखर तरीके से नहीं बाहर आके कह रहे हैं, उनका ये कहना है कि वो बहुत विश्वास रख रहे हैं इस बात पर कि सिंपैथी उद्धव ठाकरे के लिए, सिंपैथी शरद पवार के लिए इतनी है कि उन्हें सीट्स ऐसे ही मिल जाएंगी। उद्धव ठाकरे के लिए सिंपैथी मतलब क्या? आप अपने पिता के सही वारिस होने के बजाय आप अपने पिता के विचारों के खिलाफ एक वैचारिक व्याभिचार करके कांग्रेस के साथ जाकर के हाथ मिलाते हैं। ये इस पे सिंपैथी मिलेगी आपको? बाला साहब जी का विचार हिंदुत्व पर आधारित था। आज आप जो पार्टी चला रहे हैं वो पूरी तरह से आप डिपेंडेंट कर गए हैं, निर्भर हो गए हैं आप कांग्रेस के परंपरागत वोट जो है मुस्लिम वोट, उसके ऊपर। अब कांग्रेस के परंपरागत वोटों को निकाल दिया जाए तो बाठा जीरो है। उनको मराठी वोट भी इतने नहीं मिलेंगे जिस पे जीत सकें। ओके। आज यही मजबूरी है कि मौलाना लोग अगर उनको डरा देते हैं तो डर जाते हैं। जब वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक आया जी, तो शिवसेना ने लोकसभा में जब उसे पेश किया जा रहा था तो शिवसेना ने बहिष्कार कर दिया, एब्सटेन किया। एब्सटेन करने का मतलब ना नरो व कुंजरो, मतलब है किधर मुझे कहना ही नहीं है कुछ भी। फिर मुस्लिम लोग चले गए मोर्चा निकाल के उनके मातों सिर पे, तो बोला मैं ये वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक के खिलाफ हूं। अगर आज बाला साहब होते तो कभी एक्सेप्ट करते उनके इस स्टैंड को? बाला साहब ने हमेशा 3 तलाक के खिलाफ बातें की, बाला साहब ने हमेशा सड़क पर नमाज पढ़ने के खिलाफ बातें की, और बाला साहब कभी भी वक्फ बोर्ड में जो ज्यादती होती है, जो धंधा होता है, जो भ्रष्टाचार हो रहा है, उसका कभी समर्थन नहीं कर सकते थे। और केंद्र सरकार ने जो ये संशोधन विधेयक पेश किया है, ये कुछ नहीं है, ये किसी मुसलमान के खिलाफ नहीं। यह वक्फ बोर्ड के जमीनों के व्यवहार के नाम पे जो भयंकर घोटाला चल रहा है, उस घोटाले पर नजर रखना, उस घोटाले को चेक करने। आप कह रहे हैं कि कंप्लीटली डाइल्यूट कर दिया है इन्होंने अपने प्रिंसिपल्स को। बिल्कुल। बाला साहब ने जो एक कड़वे हिंदुत्व पे आधारित शिवसेना की स्थापना की थी, उस शिवसेना के विचार को पूरी तरह से नष्ट कर दिया, डाइल्यूट कर दिया है। बहुत जल्दी शिवसेना मुस्लिम लीग की कैटेगरी में जाके खड़ी हो जाएगी। उबाठाई में हमारी शिवसेना, उद्धव शिवसेना मुस्लिम लीग की कैटेगरी में खड़ी हो जाएगी। उद्धव शिवसेना आखिर का क्या हुआ था, बहुत पहले किसी ने कहा था, मुझे याद नहीं, किसी बड़े चिंतक ने कहा था कि प्रकारांतर में कांग्रेस पार्टी मुस्लिम लीग बन जाएगी। तो आप देख लीजिए कांग्रेस का हाल बिल्कुल वही है। उनके पास एक ही वोट बैंक सेफ है, और कौन सा वोट बैंक है उनके पास? अब शिवसेना का उबाठा का पूरी तरह से कांग्रेसीकरण हो गया। वो धीरे धीरे जब कांग्रेस नष्ट होने लगेगी तो उनकी जगह पे जाके बैठ जाएंगे, मुस्लिम लीग के फ्रेम में आ जाएंगे। उनके पास और कोई वोट नहीं होगा। क्योंकि क्या होता है, मुद्दा ये नहीं है, सभी समाज के लोगों का सम्मान होना चाहिए, सभी धर्म के लोगों का सम्मान होना चाहिए, सभी धर्म को समान आदर देना चाहिए। इस विचार में मैं भी विश्वास करता हूं। लेकिन चंद मुस्लिम वोटों के लिए अगर कोई सुधार का कार्यक्रम होता है तो सुधार के कार्यक्रम के खिलाफ जाना यह गलत है। अब बाला साहब इसके खिलाफ थे, बाला साहब तुष्टिकरण के खिलाफ थे। बाला साहब बोलते थे मतों के लिए, वोटों के लिए लाचार मत हो। बोलते थे, हम कभी बोलते थे मैं वोटों के लिए लाचार नहीं हूं, मेरे अंदर लाचारी नहीं है। आज उद्धव ठाकरे पूरी तरह से लाचार हो गए, और लाचारी दिखती है, हेल्पलेस है। ओके, मुझे एक बात बताइए निरुपम जी, जब से आपने छोड़ा शिवसेना तब से कैसे संबंध है आपके ठाकरे से? नहीं, कोई संबंध नहीं, बिल्कुल नहीं है, कंप्लीटली बंद है। ये उद्धव ठाकरे, जब मैंने पार्टी छोड़ी थी तो रोते गाते मुझे अपने एक रिश्तेदार के यहाँ बुलाया। मैं अपनी पत्नी के साथ गया था, वो भी अपनी पत्नी के साथ गए थे।
ओके। और मुझे बोले कि तुमने क्यों छोड़ दिया, आप हम लोग इतने करीब थे, तुम वापस आ जाओ। हाँ। पूरा परिवार बोला तुम वापस आ जाओ शिवसेना में। मैंने कहा साहब मैं पूरा आदर करूंगा लेकिन वापस अब नहीं आऊंगा। उसके बाद एक व्यक्ति जिनकी जिनकी मृत्यु हो गई, अब नहीं है इस दुनिया में, लेकिन निश्चित तौर पर मैं रेफरेंस देना चाहूंगा। वो तो आज है नहीं टेस्टिमनी देने के लिए जी। अभी, अगर सच में विश्वास करते हैं तो शायद स्वीकार करेंगे। भैयू जी महाराज एक बहुत बड़े धर्मगुरु थे जी। भैयू जी महाराज इंदौर के पास कि मुझे दादा बोलते थे कि दादा आप मिलने आ सकते हैं मुझसे या मैं आऊँ। मैंने कहा नहीं गुरु जी मैं खुद आता हूँ। मैं चला गया उनके पास, इंदौर के पास जो उनका आश्रम है, और मेरे साथ बैठे। उन्होंने कहा कुछ जरूरी बात करनी है। मैं ठीक है आता हूँ गुरु जी। मैंने बैठा उनके पास। उन्हें बोला 2 या 3 दिन तक उद्धव ठाकरे हमारे पास थे। ओके। मेरे साथ रहे। हाँ। तो उनकी एक ही शर्त है कि संजय निरुपम को वापस ला के दी। उद्धव ठाकरे ने भैयू महाराज को बोला कि आपको किसी भी तरीके से वापस लेकर आए शिवसेना, क्योंकि मेरा भैयू जी से एक अच्छा रिश्ता था, उनको पता था। भैयू जी मेरे घर पे भी आते थे। ओके। मैं भी उनके आश्रम में रेगुलर जाता, और है। महाराज के कई नेताओं से उनके बड़े अच्छे रिश्ते थे। तो बोले कि दादा मेरी तुमसे एक प्रार्थना है, आप मेरी बात मान लो, आप वापस चले जाओ। मैंने उद्धव जी को शब्द दिया है, मैंने कहा मुझे जो सजा देनी दे दो, जो आदेश देना दे दो, और जो काम कहना है बोल दो, कर दूंगा। मैं ये नहीं करूंगा। आप इतने अड़े हुए थे क्यों? क्योंकि मेरा मानना है कि एक बार छोड़ दिया तो नहीं जाएंगे, और छोड़ने के कारण यही लोग थे। अब मैं जब शिवसेना में गया शिंदे जी के पास, तो जो छोड़ने के कारण थे वो यहां नहीं थे, इसलिए मैं सहज था। इसलिए आप गए? इसलिए मैं सहजता से जाके वहां पर काम करना शुरू किया। निरुपम जी देखिए, वैसे तो जब आपने छोड़ा शिवसेना, बहुत रिपोर्टिंग हुई, सबने जानने की कोशिश करी, न्यूज़पेपर्स, टीवी चैनल, सब ने स्पेकुलेट किया कि हुआ क्या। यू योरसेल्फ हैव सेड इट, आप भी रिकॉर्ड पर जाकर आपने बोला है कि दिस वाज आल्सो अबाउट कि नाम लिया जाएगा सर्टेन पॉलिटिशियन का पार्लियामेंट में, ऐसी डाउट क्रिएट कर दी गई थी मातोश्री में, और फिर आपको बुलाया गया और फिर आपको रिजाइन करने के लिए कहा गया। क्या यही पूरी कहानी है? अब उसमें क्या होना है, उसमें जो 2-3 ऐसे लोग शामिल थे जो आप इस दुनिया में नहीं है, तो मैं उस बारे में कुछ भी बोलूँगा तो उन महान आत्माओं के ऊपर टीका टिप्पणी होगी, जो मैं नहीं करना चाहता। क्या कारण थे, अब वो एकदम से इरिलेवेंट हो चुके हैं, क्योंकि वो छोड़ना, उसके बाद कांग्रेस में 20 वर्षों तक काम करना, उसके बाद इधर आना, तो वो जो पूरी घटना है, अब आज के संदर्भ में उसका कोई रिलेवेंस नहीं है। तो मैं रेलेवेंस तो नहीं है। चलिए, आपने 20 साल 19 साल तो कांग्रेस में 19 साल काम किया मैंने, बिताया ही कांग्रेस में, और आप बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं है कि कांग्रेस यहाँ महाराष्ट्र में अच्छा प्रदर्शन उन्होंने किया है अभी 2024 के लोकसभा चुनाव में, पर आप मानने को तैयार नहीं कि रिवाइवल किसी भी तरीके से है कांग्रेस की। आप कह रहे हैं पतन की तरफ जा रहा है कांग्रेस। आप मुझे बताएं निरुपम जी, आपका 20 साल का एक्सपीरियंस, और जब आपने छोड़ा, आपने कहा कि मैं बहुत डिसइल्यूजन हो गया हूँ इस पार्टी से। अब 20 साल थोड़ी लगते किसी को डिसइल्यूजन होने में पार्टी से। आपको एंड में पर्सनल रीजंस की वजह से आपने पार्टी छोड़ी, और ये सभी रिपोर्टेड चीजें हैं। पृथ्वीराज चव्हाण हैज गॉन ऑन रिकॉर्ड टू से कि आपको वो जो सीट आप चाहते थे आपको नहीं मिली, आपने छोड़ दी। ये एक फ्लैश पॉइंट था। इसकी शुरुआत होती है कहीं पे 2022 या 23 में जी। सबसे पहले तो 2019 में मैं जब यहां से लोकसभा हारा, और उसके बाद जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में मेरे साथ व्यवहार किया गया, तो मेरा एक पब्लिक आउटबर्स्ट था। खड़गे के ऊपर भी मैं चढ़ गया था कस के, जो मुझे गलत लगता बोल दिया था मैंने। उसके बाद से मुझे बड़ा इग्नोर किया गया, बहुत साइडलाइन कर दिया गया। मैंने कहा ठीक है, मैंने कुछ ऐसी बात की है जो पार्टी को पसंद नहीं, कुछ दिनों तक झेला जा सकता है। उसके बाद कोविड आ गया, तो पार्टी पूरी तरह से लॉकडाउन में चली गई। सभी बड़े बड़े मास्क लगा करके यहाँ पर एक शीशे का दीवार बना के मिलते थे। तो हमने भी दिल्ली जाना बंद किया, दिल्ली आना जाना भी कम हो गया था, शहर में निकलना मुश्किल था। लेकिन हम पॉलिटिकल वर्कर इसलिए मास्क लगा के लोगों भी जाते थे। तो बहुत होते होते कहीं जाके 2022 के आसपास या 21 या 22 में हम दिल्ली गए, तो राहुल जी मिले और उन्होंने कहा कि आप क्या कर रहे हैं आजकल यहाँ पे। तो मैंने कहा कि मैं तो भी घर पे बैठा हूँ, मुझे कोई पूछ ही नहीं रहा है। मैं समझ सकता हूँ लॉकडाउन है, लेकिन ऐसे तो पॉलिटिकल पार्टियाँ काम नहीं करती।
तो उन्होंने बोला कि नहीं आप आइए AICC में जनरल सेक्रेटरी बन के, आपको AICC में काम करना चाहिए। ठीक है मैं आता हूँ। उसके कुछ 6 महीने बाद मेरे पास वेणुगोपाल बुला के बोलते हैं कि हम आपको PRO बना रहे हैं। PRO मतलब प्रदेश रिटर्निंग ऑफिसर, जो हमारे संगठन के चुनाव होते हैं। अच्छा। हालांकि बहुत ही साधारण सा काम था, लेकिन ठीक है, संगठन जो जिम्मेदारी थी उसको ईमानदारी से निभाना चाहिए। मुझे राजस्थान का PRO बनाया, राजस्थान में इलेक्शन कराना शुरू किया। वहाँ पर ज़बरदस्त लड़ाई झगड़ा चलता था, आप जानते हैं किन लोगों के बीच। इन्होंने बहुत ही स्मूथली सारा इलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट किया। वो जब चल रहा था तो उस हमारे यहाँ एक कांग्रेस में क्या होता है कि सारे ब्लॉक से डेलीगेट्स आते हैं और वो डेलीगेट्स ऑथोराइज करते हैं कि कांग्रेस प्रेसिडेंट का चुनाव ऐसे ऐसे होगा। वो एक मीटिंग करनी थी, तो उससे पहले ही मेरे पास वेणुगोपाल का फ़ोन आता है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ इतना कहानी, मैं हरियाणा चुनाव से जुड़ने जा रहा हूँ। ठीक है। जो आपने भी एक बात कही है ना, उसके ऊपर लेके आता हूँ। तो वेणुगोपाल का फ़ोन आया एक दिन अचानक। मैं गिरगांव कोर्ट जा रहा था, मेरी कोई हियरिंग थी, जो हम जा रहे सारे एजिटेशन वगैरह करते हैं तो सारे केसेस चलते रहते हैं ना MP MLA कोर्ट में। तब उनको फ़ोन आता है कि संजय जी योर दिस PRO जॉब इज़ ओवर। मैंने कहा नहीं बॉस, अभी एक हफ्ता और रह गया है। नो 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 यू रिजाइन इमीडिएटली। मैंने कहा क्यों ऐसा कह रहे हैं रिजाइन करने के? ओके। तो बोला नहीं, वी आर गिविंग यू हरियाणा। मैंने गिविंग हरियाणा मीन्स हरियाणा को मुझे कैसे दे सकते भाई? नो नो यू आर गोइंग टू बी मेड हरियाणा जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज फॉर कांग्रेस पार्टी। ठीक है। तो आज अनाउंस करना है रात को, जल्दी रिजाइन कर दो। मैंने कहा एक हफ्ते बात करो ना, मैं चला जाता हूँ जयपुर, सारी डेलीगेट्स की मीटिंग लेके एक रेजोल्यूशन पास करके दे दूंगा। नो 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 डू इट। ओके। इतना बोल के मैं चला गया कोर्ट में। कोर्ट में मोबाइल साइलेंट करके कोर्ट की हियरिंग। तब तक मैं निकला देखा 3-4 मिस्ड कॉल पड़ा हुआ है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ सब कहानी, कितनी अर्जेंसी थी इनको आपसे रिजाइन करवाने की। हाँ। तो मैं 3-4 फोन पड़े थे, तो मैं आया। तो मैंने कहा हाँ वेणुगोपाल जी आपको तो अरे अभी आप तो अभी तक आपने मिस्त्री जी को चिट्ठी नहीं लिखी रिलीव करने के लिए? मैंने बहुत आई वॉज इन कोर्ट सो आई एम जस्ट फ्री नाउ। मैं गाड़ी बैठा डायरेक्ट पे इमीडिएट उनको एक मेल भेज। मिस्त्री का फ़ोन भी आया। मैंने पता नहीं क्या इतनी जल्दीबाजी यार, मैं कर देता हूँ रिलीव। मैंने तुमने एक हफ्ते में कंप्लीट किया, तुमने इतना अच्छा काम किया, एक हफ्ते में कर देते। कोई बात नहीं, बार बार बोल रहा है तो कर दो साहब, क्या करें। ठीक है। उन्होंने रिलीव कर दिया, तो मेरी चिट्ठी और रिलीव किया वो भेज दिया हमने। ठीक है। और बोला कि आज रात को होने वाला है। ये 29 तारीख 29 अप्रैल या 29 अगस्त या 29 अप्रैल था 2022 या 23 का। 22 या 23 का? 22 का था शायद। 22 का। वो रात कभी नहीं आई। वो रात कभी नहीं आई, सिर्फ आपसे रिजाइन करवाना था। पता नहीं क्या पर्पस था। और राहुल गांधी जी का भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी, हम लोग कर्नाटक गए थे, फिर हुआ कि अकोला में जाएंगे। तो अचानक दीपेंद्र हुडा का फ़ोन आता है मेरे पास, संजय जी मुझे अकोला आना है एंड हाउ कैन आई कम। तुम तो बड़े सक्षम आदमी हो, तुम कभी भी आ सकते हो, कैसे भी आ सकते हो। नो कैन यू कनेक्ट मी टू समवन देयर, पार्टी का नाम जोड़ देता हूँ। जोड़ दिया। वो लगातार मेरे आगे पीछे घूमता रहा, फिर आके मेरे साथ बैठ गया स्टेज पे, मेरे बगल में बैठ गया। संजय आप क्या कर रहे हो अभी, ये कर रहे हो? पता नहीं। जबरदस्ती करते 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 उसने मेरे से ये बात उगलवा दी कि आप हरियाणा के प्रभारी बनने जा रहे हैं। तो मैं जानबूझ के नहीं बोल रहा था। मैंने कहा मुझे नहीं मालूम ऐसा कुछ चल रहा है। वेणुगोपाल हमारा खास है, सब हमारा रिश्ता है उससे, जो बोलोगे करवा लूंगा। मैंने कहा बस ये सब तो मैं नहीं जानता दोस्त। ऐसा वो दीपेंद्र हुडा आपको कह रहा है कि वेणुगोपाल मेरा खास है, जो बोलोगे करवा दूंगा। टोटल मैनेज्ड है। मैनेज्ड है। मैनेज्ड है। ये मैं क्यों वर्ड यूज कर रहा हूं, क्योंकि उसका हरियाणा चुनाव पर उसके नतीजे दिख रहे हैं। अच्छा, ओके। टोटल मैनेज्ड है। ओके। अब जो बोलोगे मैं कर लूँ। दीपेंद्र हुडा कह रहे हैं। हाँ, तो मैंने कहा मैं सब क्यों बोलूँ, पार्टी की तरफ से एक तरह का आदेश आया था कैसे करना है, मैंने कर दिया। लेकिन उस आदेश के बाद से लगातार इतने दिन हो गए, मालूम नहीं क्या हो रहा है। उसके हफ्ते 10 दिन के बाद अनाउंस होता है और किसी और को बना दिया जाता है। किरण चौधरी का मेरे पास फोन आता है, संजय क्या है, आपका अपॉइंटमेंट हो रहा था, आपका लेटर तैयार था। मुझे नहीं मालूम। तो मैंने पता लगाया कि हुड्डा ने ऑब्जेक्शन ले लिया कि संजय निरुपम नहीं चाहिए हमको। दीपेंद्र हुड्डा ने? बड़े हुड्डा ने। अच्छा, ओके। और उनको एक ऐसा आदमी चाहिए था जो उनके हिसाब से काम करे, और वो थे जो बेचारे बीमार रहते। चुनावी जो स्टेट चुनाव के दौर में जा रहा है उसका ऐसा प्रभारी बनाया जाता है विद ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम, जो बीमार है हॉस्पिटल में है। कम से कम ऐसे वक्त पे ऐसे प्रभारियों को रिलीव कर दिया जाता है कि किसी होशियार आदमी को दो वहां पे।
उनको चाहिए था ऐसा आदमी जो संजय निरुपम जैसा दबंगई से काम न करे, इंटरवीन न करे, इंटरफेयर न करे हमारे मामले में। और उसका नतीजा ये निकला कि 90 में से 72 सीट लेके चले गए। उसका नतीजा ये निकला कि शैलजा जी ये कहती हैं कि प्रभारी तो हमसे बात ही नहीं करते, हमारी 3 महीने से मीटिंग ही नहीं हुई, जबकि ये नेचर मेरा नहीं था। कांग्रेस पार्टी किस तरह से काम कर रही है ये महत्वपूर्ण है। स्टेट इंचार्ज हाईकमान का डिसीजन होता है, स्टेट के लीडर नहीं। एग्जैक्टली और जब स्टेट के लीडर तय करेंगे तो जो हरियाणा का जो रिजल्ट हुआ वही रिजल्ट होगा। तो आपके पास जितनी बातें पहुंची, आपकी जानकारी जो है उसके हिसाब से भूपेंद्र हुड्डा ने, क्योंकि उन्होंने ऑब्जेक्ट किया कि निरुपम नहीं चाहिए और हमको अपना आदमी चाहिए ताकि मैं अपनी दुकान, अपना फिफ्डम चला सकूं, और वही नतीजा हुआ कि जाट वर्सेस अदर्स हो गया। 36 बिरादरी में से 35 बिरादरी एक तरफ, एक बिरादरी एक तरफ। यस, दैट्स व्हाट हैपेंड। कंसोलिडेशन। वही नतीजा हुआ कि जो एक बैलेंसिंग एक्ट होता रहा है कांग्रेस पार्टी में, कांग्रेस में इस प्रकार की बगैर सोच समझ के जिसकी लाठी उसकी भैंस, सब डंडा चला रहे, सब डंडा चल रहा है। जब मुगलों का राज जा रहा था और जब तो जिसको जो मिला वही लूट के भागे जा रहा था, जिसको एनार्की कहते हैं, वही एनार्की चल रही। जिसको जो मिल रहा, हुड्डा को मिला, वो पूरा 72 सीट लूट के भाग गया, उधर पूरी कांग्रेस को डुबा दी उन्होंने। तो इस तरीके से कांग्रेस पार्टी चल रही है, तो इस कांग्रेस पार्टी का पतन होना स्वाभाविक है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कांग्रेस का पतन हो रहा है। लोकसभा चुनाव के समय थोड़ा स्लो हो गया। महाराष्ट्र में जैसे आपने कहा कि सेंट्रल लीडरशिप की डिसीजन होनी चाहिए थी, हरियाणा में वो नहीं हुई, उन्होंने लोकल लीडर की बात मानी। यहां क्या हो रहा है? यहां पर तो उबाठा इतना हावी हो गया कि दिल्ली से लेकर मुंबई तक किसी को चला ही नहीं। लगभग 125 घंटे दिल्ली से लेकर मुंबई तक कंटिन्यूअस सीट शेयरिंग पे कांग्रेस और उबाठा के बीच मीटिंग चली है। उसके बावजूद तीनों मिलकर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे कि हम तीनों लोग 85 लड़ रहे हैं, इसका टोटल 270 हो गया। मैंने कौन सा गणित है भाई? 85 3 बार जोड़ने से 270 कैसे हो गया? तो 255 होता है। हमने 18 सीट छोड़ दिया एलायंस के लिए, ये 270 हमने बांट लिया। 50 85 राहुल गांधी ये से सब पागलपन, इनसे पागलपन है, बचपना है। दिल्ली में जो लीडरशिप है वो इंटरवीन नहीं करता, उसको समझ में नहीं आता। सब बिके हुए हैं। कौन बिका हुआ है? सब पूरा दिल्ली का लीडरशिप बिका हुआ है। क्या मतलब है बिके हुए? अरे मैं तो नहीं नाम लेना चाह रहा हूं, ऐसे लोग हैं जिनको हुड्डा ने लैंड क्रूजर गाड़ी दे रखी है और चला रहे, घुमा रहे हैं। बड़े नाम छोड़ो ना साहब। किसकी बात कर रहे हैं? छोड़ दो अभी। कांग्रेस के बड़े नेताओं की बात कर रहे हैं आप? हाँ, किसके नाम से है? जिसके नाम से उस व्यक्ति ने मुझे बताया, वो हुड्डा जी का खास आदमी है। और वो गाड़ियां किसके पास है अभी? है नेता लोग पास है, ले घूम रहे सब। पर ये बिकाऊपन हाँ कांग्रेस में पहले नहीं था। अब है। ये जो हाईकमान होता है ना, हाईकमान को एक ग्रेसफुली काम करना चाहिए। रिस्पेक्ट था उसका, दैट रिस्पेक्ट इज गॉन। वो पूरी तरह से सरेंडर्ड है। राहुल जी के बारे में आपके क्या ख्याल है? भाई 19 साल आप रहे हैं कांग्रेस पार्टी में। राहुल जी करना चाहते हैं, मेहनती आदमी, इससे कोई इनकार नहीं कर रहा है, लेकिन बुनियादी तौर पर नॉन सिंसियर आदमी। नॉन सिंसियर बुनियादी तौर पर सिंसियर नहीं है। क्यों कह रहे हैं आप ये? सिंसियर आदमी जो होता है ना, कि एक विषय को लेके लगातार काम करता है और धीरे 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 धीरे, अब ये 4 दिन काम करेंगे और 40 दिन गायब हो जाएंगे। ये ऐसे पॉलिटिक्स नहीं होती। क्यों? छुट्टी लेने की का हक नहीं होता पॉलिटिशियंस को? छुट्टी तो लेना ही चाहिए सबको। हाँ। हफ्ते में 1 दिन बिल्कुल आराम करना चाहिए। हाँ। लेकिन कोई काम हाथ में लेना और उसको बीच में छोड़ देना और उसके बाद फिर ये एग्जाम्पल एक जो ओवरऑल आप देख लो ना, जिस तरीके से चीजों को हैंडल करते हैं। हाँ। देखो, एक नया आइडिया लाना गलत बात नहीं है। तो या तो नए आइडिया में कुछ कमी है तो एक्सेप्ट कर लो, कमी है छोड़ दो उसको, या फिर नए आइडिया को इंप्लीमेंट करना है तो सिंसियरली उसको इंप्लीमेंट करो, उसको एक अंजाम तक लेके जाओ। वो सारी चीजें नहीं दिखती वो सारी चीजें मिसिंग है। और आप तो ये भी कहते हैं कि कांग्रेस में 1 नहीं 5 पावर सेंटर्स हैं, तो वो बाकी पावर सेंटर्स कहीं काम करते हुए नजर नहीं आते आपको? आपने सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, वो सारे पावर सेंटर्स अपना अपना इकोसिस्टम बना के चल रहे हैं। और सारे पावर सेंटर्स क्या करते हैं कि कैसे अपने हिस्से ज्यादा कुछ आ जाए। पार्टी के बारे में कोई नहीं सोचता। अब जैसे अभी इस बार क्या हुआ, एक पावर सेंटर वेणुगोपाल जी। अब वेणुगोपाल केरल का आदमी, उसका हरियाणा से क्या लेना देना? हरियाणा में टिकट दिलाने की जिद की, लोगों ने भंडा फोड़ा।
कि वेणुगोपाल ने इनको टिकट दिलाई। टिकट तो दिला दे, उसको जिता भी नहीं पाए। ये जो पावर सेंटर जो अपने पावर का मिसयूज कर रहे हैं, उसको अब्यूज कर रहे हैं ना, उस तरह आम दिख रहा है। चलिए, आपके शिंदे सेना पर आते हैं। हाँ, उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा है पिछले 2 साल में एज चीफ मिनिस्टर, वो तो अब पता चलेगा इलेक्शंस में। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ निरुपम जी, यू हैव जॉइन्ड दिस पार्टी, चीफ मिनिस्टर हैं आपके पार्टी के नेता, सबसे बड़ी पार्टी आपकी अलायंस में भारतीय जनता पार्टी है, उसके नेता देवेंद्र फडणवीस हैं। अब देखिए, ऐसी बात है, कोई मानेगा नहीं आपकी यूपी अलायंस में, लेकिन ये क्लैरिटी अब नहीं है कि अगर आप वापस पावर में आते हैं, महायुति जीतती है, तो मुख्यमंत्री किसका होगा? क्या शिंदे सेना से मुख्यमंत्री होगा या भारतीय जनता पार्टी से मुख्यमंत्री होगा? पिछले बार भारतीय जनता पार्टी एंड स्टिल इज द बिगेस्ट पार्टी, द लार्जेस्ट पार्टी इन महाराष्ट्र। मिस्टर निरुपम, ये दोनों नेताओं के साथ आप काम कर रहे हैं, आप बताएं आपकी पसंद क्या है, किसको बनना चाहिए अगला मुख्यमंत्री, और फेयर तरीके से? देखिए, पॉलिटिकल जवाब मत दीजिए। नहीं तो ये बात तो सही है कि जिसके सबसे ज्यादा मतलब डेमोक्रेसी नंबर गेम जी, जिसके पास बड़ी संख्या होगी उसका नेता मुख्यमंत्री होगा जी। तो ये तो स्वाभाविक है और एक स्थापित सत्य है और एक जनतांत्रिक परंपरा है। ये तो भारतीय जनता पार्टी का एक ग्रेसफुल बिहेवियर था कि उन्होंने एकनाथ शिंदे जी को मुख्यमंत्री बनाने का ऑफर दिया, वरना मुख्यमंत्री तो बीजेपी का ही बनना चाहिए था। मानते हैं, क्योंकि संख्याओं की ज्यादा थी। मानते हैं आप? मैं वही बोला ना कि तो डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन है कि जिसकी संख्या ज्यादा होती है उसका नेता मुख्यमंत्री होता है, उसका नेता सदन का नेता होता है। तो अगर आप डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन की बात करें तो बनना चाहिए। तो ये बीजेपी का निर्णय था। एकनाथ शिंदे जी ने कोई जिद की थी, कोई ब्लैकमेल किया था या मांग की थी, ऐसा तो था नहीं। वो तो पता नहीं, ऐसा था ही नहीं। ऐसा भी आपको भी नहीं पता होगा, आप नहीं थे उस पार्टी में उस वक्त। वो है क्या, वो नीतीश कुमार पैटर्न है। बिहार में ऐसा ही हुआ है। बिहार में भी नीतीश कुमार जी की पार्टी छोटी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार की लोकप्रियता और उनके प्रभाव का सम्मान करते हुए उनको मौका दिया। आज कल क्या होगा, अभी आपके दिमाग में सवाल है, कल क्या होगा, चुनाव के बाद क्या होगा? देखिए, ये एक सत्य है और तथ्य है कि एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में बतौर मुख्यमंत्री महायुति चुनाव लड़ने जा रही है। इस पर किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं। वहां पर तो इस बात पर लड़ाई चल रही है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, और अभी तक तय ही नहीं किया उन्होंने। और आखिर में उद्धव ठाकरे अपनी जान बचाने के लिए बोल रहे हैं कि भाई पहले आप महायुति तय करें, इनका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है। अरे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, अब इसके बाद आपको और क्या सबूत चाहिए? वो ठीक है, लेकिन अब आगे जो आप पूछ रहे हैं। निरुपम जी सुनिए, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में लड़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा भी समय हम लोगों ने देखा है महाराष्ट्र में, जहां प्रधानमंत्री और अमित शाह जी जब यहाँ कैंपेन के लिए आते हैं असेंबली इलेक्शंस में, तो वो ये बात क्लियरली मुखर तरीके से कहते हैं कि हमारे नेता देवेंद्र फडणवीस हैं, हम चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ रहे हैं। ये भी हुआ था, ये 2019 में बहुत क्लियरली हुआ था। तो ये बात इस बार हुई नहीं ना। कोई ये नहीं कह रहा है कि हम एकनाथ शिंदे के नीचे चुनाव लड़ रहे हैं। लोकली आप लोग कह रहे हैं, बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने इस पर कोई क्लैरिटी नहीं दी है। तो ये तो वाजिब सा सवाल है कि भाई कौन मुख्यमंत्री बनेगा। मैंने अगेन बोला, ये बीजेपी का फैसला है। बीजेपी को ही तय करना है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। बीजेपी, ये तीनों नेता जो हमारे महाराष्ट्र के हैं, शिंदे जी, फडणवीस जी और अजित दादा, ये तीनों को बैठना है और बीजेपी के जो शीर्ष नेतृत्व वो बैठेगा और वो मिलकर के तय करेगा कि अगला मुख्यमंत्री किसको बनना है। और किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं, कोई विवाद नहीं, कोई वाद नहीं है। आप किसको देखना चाहते हैं अगला मुख्यमंत्री? ऐसा कुछ नहीं है, जिसको बनाते हैं हम स्वीकार है हमको। इस समय एकनाथ राव शिंदे क्या चीज है, जब वे मुख्यमंत्री बने थे तो बोला गया कि आदमी काम नहीं कर पाएगा। उधर से जो उबाठा के भोपू हैं, वो तो रोज ही बोलते रहे 2 दिन में सरकार गिर जाएगी, 1 हफ्ते में सरकार, अगले महीने करते करते 2 साल 2.5 साल हो गए। अब भोपू आज भी झूठी बोले जा रहा है। जब वे मुख्यमंत्री बने थे तो इनकी लोकप्रियता 2% थी, आज 36%। ये हिंदुस्तान की एक बहुत ही लोकप्रिय जो पब्लिकेशन है उसके सर्वे में आता है कि 36% लोकप्रियता है। और ये लोकप्रियता जो है ये हिंदुस्तान के 4-5 जो मोस्ट पॉपुलर चीफ मिनिस्टर उनमें से आ गए। तो 2 साल में शिंदे जी का परफॉर्मेंस सुपर्ब रहा है।
ओके। जो योजनाएं लेके आए जिसमें मुख्य तौर पर लाडकी बहन योजना है, वो इनके नाम पे ही चल रही है। किसी एक डिस्ट्रिक्ट में लाडकी बहन योजना का सम्मेलन हुआ, हाँ। और तो वहां पर आग्रह था कि मुख्यमंत्री को बुलाइए आप, और नहीं जा पाए तो कार्यक्रम कैंसिल करना पड़ा। वो जो बहनें हैं वो मुख्यमंत्री से जुड़ना चाहती हैं। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने फंड एलोकेट किया, अजित दादा फाइनेंस मिनिस्टर है। आपको याद आ गया तो वो तो चलिए ठीक है, लाडकी बहन पर हम बात करेंगे, लेकिन आप जिसको भोपू बुला रहे हैं उसके बारे में आपने ये भी कहा था अभी हाल फिलहाल कि इनको भी तैयार रहना चाहिए, किसी दिन थप्पड़ पड़ेगा उनको भी। बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, और पड़ना चाहिए। क्या होता है, राजनीति में हम किसी के दुश्मन नहीं है। हमको बहुत ही ग्रेसफुली एक दूसरे का सम्मान करना सीखना चाहिए। तो किसी एक नेता के ऊपर जब थप्पड़ पड़ा या कोई ऐसी घटना घटी तो उसने इस तरह से समर्थन किया कि बहुत अच्छा हुआ। मैंने कहा कि इस तरह से समर्थन करना मतलब इनको भी तैयार रहना चाहिए, क्योंकि वो भी इस प्रकार की हरकतें करते हैं कि कभी कुछ हो सकता है, और मैं इसका समर्थन नहीं करता हूँ। निरुपम जी, हम हिंसा के खिलाफ हैं। किसी भी पॉलिटिशियन या किसी भी व्यक्ति से अगर आप असहमत हैं तो असहमति दर्ज करने का अलग तरीका हो सकता है, लेकिन उसको थप्पड़ मारना इज अ रॉन्ग थिंग। थप्पड़ मारना इज अ रॉन्ग थिंग, बट निरुपम जी, जब पॉलिटिकल बातें होती हैं, पॉलिटिकल डिस्कोर्स की बातें होती हैं और पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स की बातें होती है, तो निरुपम जी आप भी कई बार फिसल जाते हैं, ठीक है। और अगर आपको याद होगा वो दोपहर जब आप कांग्रेस में थे और आपने किसी महिला मिनिस्टर के बारे में कुछ कहा था जो भारतीय जनता पार्टी में थी, अब नहीं है मंत्री, उनके बारे में आपने काफी अपशब्द बोले थे। मुझे याद है मैं ऑफिस से भागती हुई आई थी कि आपने भाई क्या बोला, क्या अपने स्टेटमेंट पे आप कायम है। मैं रिपीट नहीं करूंगी वो स्टेटमेंट क्या था, वो बहुत भद्दी थी। तो फिसलते तो आप भी हैं निरुपम जी। हम इंसान हैं, फिसल सकते हैं, जुबान फिसल सकती है। अब उसके उस पूरे उस विषय के कंटेंट पर मैं चाहूं तो बहुत कुछ बोल सकता हूं, लेकिन मैं नहीं बोलना चाह रहा हूं, क्योंकि एक तो पूरा मामला अभी भी कोर्ट में है और तय कोर्ट को करना है। लेकिन मैं बुनियादी तौर पर बता देता हूं कि मैं महिलाओं का सम्मान करने में विश्वास करने वाला व्यक्ति हूं। हो सकता है कभी कभार आप एक ऐसा मोमेंट होता है जब आप भड़क जाते हैं, आप जो आपको नहीं बोलना चाहिए बोल देते हैं। क्यों भड़के थे आप? हाँ, मुझे बोला आप नाली के कीड़े हैं, तुम्हारे जैसे लोग नाली के कीड़े होते, तुम्हारे जैसे लोग दिल्ली के बलात्कारी होते। तो बताइए कोई आदमी बर्दाश्त कर लेगा? आप उससे कितना चाहते हैं कि वो ग्रेसफुली बिहेव करे? आपको अब व्हेन यू लुक बैक आपको लगता है संयम बरतना चाहिए था? बिल्कुल बरतना चाहिए था, नहीं करना चाहिए। हम लोग ऐसी बातें हम लोग को, मैं तो अब जाता ही नहीं, मैं तो ये डिबेट में नहीं जाता। मैंने कहा भाई डिबेट में क्या जाना, कोई बात हो रही है बिना वजह इस तरह की बातें कही जाती है कि उसके बाद पता चला आप अपना संयम छोड़ रहे हैं और फिर बड़ा डिसग्रेसफुल बिहेव कर रहे हैं जिसको पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। गुस्से पे कंट्रोल नहीं होता है निरुपम जी। नहीं, गुस्से पे तो किसी को कंट्रोल नहीं होता। दुनिया में कौन सा इंसान है? आप पॉलिटिशियन में तो बहुत है जो बहुत कंट्रोल कर लेते हैं अपने आप को। बिल्कुल इस तरह का प्रैक्टिस करना चाहिए, इस तरह का अभ्यास करना, इस तरह योगा करना चाहिए कि गुस्से के ऊपर नियंत्रण स्थापित हो। लेकिन यह भी एक मानवीय स्वभाव है, खुश होना भी मानवीय स्वभाव है, गुस्सा होना भी, क्रोधित होना भी मानवीय स्वभाव है। हाँ, क्रोध पर नियंत्रण स्थापित करना भी अपने आप में एक तपस्या है, और इस तरह का प्रयास हमारे जैसे लोगों को अवश्य करना चाहिए। आपके जैसों को करना चाहिए। थोड़े बेबाक तो हैं, बेबाक हैं आप, और चलिए बहुत लोग कहेंगे कि अच्छी बात है बेबाक होना, मगर अगर मैं वर्ड यूज करूं जो लोग कहते हैं, और आप और हम दोनों बिहार से हैं, बहुत मुंहफट हैं निरुपम जी, जो मुंह में आता बोल देते हैं। है, मतलब इसके लिए बदनाम हूं मैं एक्सेप्ट करता हूं, मैं स्वीकार करता हूं, और मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता मुंहफटाई करना। कोई बहुत अच्छा नहीं लगता यार क्यों। कई बार किसी से बात करते, अपने साथियों से बात करते, कहते उल्टा जवाब देता हूं, फिर अपने आप को लगता है कि मैंने गलत किया, नहीं करना चाहिए। लेकिन एक बार जुबान से जो निकल गया वो वापस तो नहीं आने वाला है। तो निश्चित तौर पर हम सबको ऐसा प्रयास करना चाहिए कि संयम में रहें, मुंहफट ना हो। आप क्या कर रहे हैं उस बारे में? योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं? योगा तो रेगुलर करते नहीं, आत्ममंथन करते हैं। आपसे अगर गलती होती है और अगर आपने स्वीकार कर लिया, आपने कम से कम अपने मन में स्वीकार कर लिया कि मेरे से गलती हुई है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आइंदा ये गलती नहीं होनी चाहिए, यह संकल्प लेना दूसरी बड़ी बात है। कुछ दिन पहले ही मिलिंद देवरा जी को उतारा गया है वर्ली की कॉन्स्टिट्यूंसी में आदित्य ठाकरे के सामने। लास्ट मिनट डिसीजन है ही आपकी पार्टी का ये करना। क्या लग रहा है वहां पर? क्योंकि देखिए एट द एंड ऑफ द डे परफॉर्मेंस वहां पे ठीक ठाक रही ही है शिवसेना की, मतलब उद्धव सेना की मैं कह रही हूँ। आप लोग को लग रहा है कि बेवजह बस उतार दिया गया है क्योंकि बड़ा नाम है इसलिए सामने उतार दो, कोई टक्कर दे, उनको ऐसा लगे कि कोई लेवल वाला टक्कर दे रहा है,
पर हार जाएंगे वहां। नहीं, लोकसभा चुनाव में वर्ली में जो उबाठा के कैंडिडेट थे वो महज 6000 वोट से आगे। हाँ, वहां के जो एमएलए हैं वो बाला साहब जी के पोते हैं। बाला साहब जी के पोते हैं, उद्धव जी के बेटे हैं। उद्धव जी की विरासत में उतना ज्यादा मेरा विश्वास नहीं है, लेकिन बाला साहब जी की विरासत एक बहुत विराट विरासत है। तो इतनी बड़ी लीगेसी लेकर के भी अगर आप 5 साल के अंदर जो परफॉर्मेंस करते हैं उसका नतीजा ये है, कितना एंटी मोदी एंटी बीजेपी वेव में भी वर्ली विधानसभा क्षेत्र से आप सिर्फ 6000 वोट से आगे, इसका मतलब आपका परफॉर्मेंस सही नहीं था। इसका मतलब अगला चुनाव आप इजीली जीत रहे हैं ऐसा भी नहीं था। इसका मतलब ये है कि उद्धव ठाकरे के बेटे को वहां हराया जा सकता है, यह हमारा आत्मविश्वास है। तो हराने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को लाया जाए जिसके पास एक अपना वोट बैंक हो, जिसका एक अपना प्रभाव हो, जो एक बड़ा चेहरा हो। और पूरे साउथ मुंबई में इस समय शिवसेना पिछले बार चुनाव हार गए थे निरुपम जी। चुनाव तो इंदिरा जी भी हार गई थी, तो क्या हुआ, नेतृत्व तो खत्म हो जाता है। चुनाव हारना और जीतना, उनको आप उतार रहे हैं। नहीं, चुनाव हारना और जीतना हर पॉलिटिशियन के लाइफ का एक अभिन्न अंग है। ऐसा तो नहीं कि कौन सा, बहुत कम शरद पवार है जो कभी नहीं चुनाव हारे भाई, पता नहीं कैसे लड़ते हैं, मुझे नहीं मालूम है, ईश्वर करे वो कभी ना हारे हैं। लेकिन यूजुअली हर पॉलिटिशियन चुनाव, लालू यादव चुनाव हार चुके हैं, हर पॉलिटिशियन चुनाव हारता भी है, जीतता भी है। लेकिन मिलिंद देवड़ा चुनाव हार गए, इसका मतलब वो जीरो हो चुके हैं और वो आदित्य ठाकरे के बराबर खड़े नहीं हो सकते, उनके खिलाफ लड़ नहीं सकते। यह मानसिकता गलत है। जहां रहते हैं वहीं से हार गए, मतलब वो रहते भी साउथ मुंबई में हैं और वहीं से हार गए चुनाव इसलिए। और फिर कांग्रेस पार्टी भी छोड़ी उन्होंने, थोड़ा सा पॉलिटिकल ऑब्लिवियन भी रहा उनके लिए। तो लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि इज ही द बेस्ट कैंडिडेट टू टेक ऑन आदित्य ठाकरे? ऑफ कोर्स ही इज द बेस्ट कैंडिडेट एज ऑन टुडे। As on today he is the best candidate. अच्छा, देखो आदित्य ठाकरे की सीट तो फंस गई है, लग रहा आपको? हाँ, अब मिलिंद देवड़ा बढ़िया से चैलेंज दे रहे हैं, तो जीत पाएंगे? जीत हार तो वहां के लोग तय करेंगे। लेकिन आदित्य ठाकरे के लिए कतई केक वॉक नहीं है। ठीक है। जिस तरीके से मन से वहां चुनाव लड़ेगी वह निश्चित तौर पर मराठी वोटों को स्प्लिट करेगी और अच्छे से स्प्लिट हो सकता है, क्योंकि मनसे का जो कैंडिडेट है वो भी मजबूत है। अच्छा, तो एकदम से आप ये मत समझिए कि वो जीत रहे हैं, क्योंकि सिर्फ 6000 का मार्जिन है, इतना याद रखिएगा। ठीक है। आपसे दो आखिरी पॉलिटिकल सवाल जो मैं पूछना चाहती हूँ। पहला ये है निरुपम जी कि देखिए भाजपा से जो आपकी युति की अलायंस है, आशीष शेलार लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी के, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उन्होंने ये बोल के कि अगर नवाब मलिक को लाया जाएगा एज अ कैंडिडेट तो भाई हम तो उसके लिए प्रचार नहीं करने वाले। बिल्कुल, मतलब ये पार्टी के अंदर भी हो सकती थी, बट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, बताया गया कि हम नहीं करेंगे। आज की तारीख में भाई वो उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं क्लॉक पर अजित पवार की पार्टी से। अब और शिवसेना जो उद्धव सेना है वो तो बिल्कुल अब आड़े हाथों ले रही है आपकी पूरी महायुति के अलायंस को कि भाई आप टेरर लिंक्स यही कह रहे थे, आप टेरर लिंक्स कह रहे थे। अब वो टेरर लिंक खत्म हो गया, अब वो उम्मीदवार घोषित हो गए, अब आपको कुछ नहीं कहना। नहीं, वहां पर शिवसेना का हमारा भी एक उम्मीदवार है, बुलेट पाटिल हमारा भी उम्मीदवार है। आप अपनी पार्टी डिफेंड कर लीजिए, लेकिन युति को तो डिफेंड नहीं कर पाएंगे ना। आगे क्या होता है, अब तीनों पार्टियों के नेता लोग बैठेंगे और तय करेंगे। नवाब भाई मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और मेरे मन में उनके लिए बड़ी इज्जत है। टेरर लिंक वगैरह सब अलग बातें हो सकती हैं, उनको वर्षों से मैं जानता हूँ। क्यों लड़ रहे हैं चुनाव मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्यों लड़ रहे हैं? हाँ, इसलिए कि उनकी जो परंपरागत सीट है वो एनसीपी के लिए छोड़ दी गई, वहां उनकी बेटी लड़ रही है जी, सना लड़ रही है। फिर वहां जाने का क्या लॉजिक है वो खुद फैसला कर सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अगर एक भूमिका ली है तो उस भूमिका का भी सम्मान होना चाहिए। निरुपम जी एक बात बताइए, आपने इतना लंबा समय कांग्रेस में बिताया, लंबी पारी आपकी रही है। जब कांग्रेस में नेता रहता है तो जनरली जो देखा गया है भाई, यू विल हैव वेरी गुड एंड डीप लिंक्स विथ द माइनॉरिटी कम्युनिटी पीपल, विद दोज संगठन, विद दोज पीपल, है ना, विद मुस्लिम्स यू विल हैव अ गुड इक्वेशन, गुड रिलेशन। अब आप एक ऐसी पार्टी में हैं निरुपम जी, आप कहेंगे कि मेरा ओरिजिनल वही था, मैं समझती हूँ, मगर 20 साल आपने बिताए कांग्रेस में। आप एक ऐसी पार्टी के साथ हैं और स्पेशली भारतीय जनता पार्टी अभी जो जिनके लीडर्स मंदिर मस्जिद कर रहे हैं, वोट जिहाद कर रहे हैं, हिंदू जागो जागो कर रहे हैं, निरुपम जी इज कंफर्टेबल विद दैट? सबसे पहली बात, बाला साहब भी बुनियादी तौर पर कभी एंटी मुस्लिम नहीं थे।
हम तो बहुत करीब से उनके साथ काम करते थे। उन्होंने हमेशा सर्वधर्म समभाव की बात कही। उन्होंने कहा कि हम मुस्लिम वोटों के लिए लाचारी नहीं रखेंगे, मुस्लिम वोटों के लिए तुष्टीकरण नहीं करेंगे, लेकिन एंटी मुस्लिम करके जा रहे हैं ऐसा कभी नहीं था। जब शिवसेना की सरकार थी 95 में, तो उनके जमाने में इज्तिमा हुआ था जब लाखों लोग आए थे और उनका पूरा बिजली का बिल मेरे ख्याल से कई करोड़ था, उन्हें माफ करवा दिया था कि चलो इनका धार्मिक काम। आज शिंदे साहब भी जिस तरह से सरकार चला रहे हैं और पार्टी चला रहे हैं, कोई एंटी मुस्लिम भूमिका नहीं है उनकी। अभी मदरसों के जो टीचर हैं उनकी सैलरी नगण्य थी, उसको 10,000 रुपए बढ़ा के दिया उन्होंने। मैं भारतीय जनता पार्टी की बात कर रही हूँ और हिंदू कंसोलिडेशन की बात कर रही हूँ, जिसकी कोशिश कर रहे हैं ये लोग। अब भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना बुनियादी तौर पर हिंदुत्ववादी पार्टी है, लेकिन दोनों के हिंदुत्व की जो धार है उसमें थोड़ा सा फर्क तो है। थोड़ा सा फर्क है। बीजेपी अपने हिसाब से एक हिंदुत्व की व्याख्या करती है, शिवसेना ने हमेशा अपने हिसाब से एक हिंदुत्व की व्याख्या की है। हम और सरकार में रहते हुए हमने कोई ऐसा स्टैंड नहीं लिया है जो एंटी मुस्लिम हो, या दिल्ली में भी मोदी जी की भी सरकार कोई एंटी मुस्लिम स्टैंड नहीं लेती है। अब ठीक है, कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं, हर पार्टी हर संगठन में होते हैं जो अपने ढंग से उसका प्रतिपादन करते हैं और उसके बाद फिर अपने आप को हाईलाइट करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें करते। बीच में देखा होगा आपने, लिंचिंग की बहुत सारी घटनाएं थी, मोदी जी ने खुद बोला कि बहुत गलत हो रहा है और आखिरकार ये सारी बातें खत्म हुई। तब भी आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, क्योंकि इस कैंपेन में पोलराइजेशन तो हो रहा और हर पार्टी कर रही है पोलराइजेशन। भारतीय जनता पार्टी ने जो स्टेटमेंट्स दिए हैं वो सारी बातें बाहर है, इसलिए मैंने आपसे सवाल किया कि आप कितने कंफर्टेबल हैं, क्योंकि आपका 20 साल बहुत अलग रहा है। तो मैं मुस्लिम लोगों के साथ मिलकर काम कर रहा हूँ, बढ़िया से काम कर रहा हूँ। पिछले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में मुस्लिम लोगों के बीच जाके कैंपेन किया था। अभी भी हमारे इलाके में जिस क्षेत्र से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ वहां पर ठीक ठाक मुस्लिम वोट है और उनके बीच में जा रहा हूँ और मैं उनको मालूम क्या बोल रहा हूँ, कौम के नाम पे वोट मत देना, काम के नाम पे वोट देना। और आपको मिलने वाले हैं उनके वोट? बिल्कुल मिलेंगे। मैंने बोला अगर कौम के नाम पे वोट दोगे तो ये गटर में रह जाओगे, दिनदोशी में। बिल्कुल, काम के नाम पे वोट दोगे, गटर से बाहर निकाल के अच्छा जीवन दे दूंगा। निरुपम जी, लोग एग्री कर रहे हैं। निरुपम जी, बिहार का आपने रेफरेंस लाया अपने एक जवाब में, और इसलिए मेरे दिमाग में ये बात आई। आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव के पहले अमित शाह जी के स्टेटमेंट्स क्या थे कैंपेन के समय में, जब तक उन्होंने वापस हाथ नहीं मिलाया था जेडीयू के साथ कि भाई हमारे दरवाजे बंद हैं उनके लिए, है ना, अब नहीं खुलेंगे। लेकिन मिराकुलसली दरवाजे खुल जाते हैं, वो साथ में आ जाते हैं, वो सरकार में साथ में है। इसलिए मेरा सवाल आपसे महाराष्ट्र के कॉन्टेक्स्ट में ये है कि 25 साल शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी साथ में रही है यहाँ पर। अगर मान लीजिए, स्पेकुलेटिव सवाल है लेकिन मान लीजिए एक सेकंड के लिए कि ये सिचुएशन बनती है और उद्धव अपनी सेना को लेकर भारतीय जनता पार्टी में वापस आते हैं, इस अलायंस में वापस आते हैं, तो संजय निरुपम कहाँ जाएंगे? देखिए, उद्धव ठाकरे को वापस बीजेपी अपने फोल्ड में ले या न ले, ये बीजेपी का फैसला है। इसके ऊपर तो हम कोई अपना स्टैंड ले नहीं सकते। राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं होता, ये कहा जाता है। राजनीति में हर चीज संभव, ये भी कहा जाता है। तो उस समय जब बीजेपी ये फैसला करेगी, जिसकी मुझे लगता है कि कभी नहीं फैसला कर सकती, बीजेपी और उद्धव ठाकरे के बीच जो दूरियां हैं वो बहुत बड़ी खाई बन गई है और उस खाई को पाटना कर लीजिए। हाँ, तो अगर ऐसा होगा तो अपन उस समय तय करेंगे क्या करना है। आज क्यों परेशान होना? क्योंकि जवाब नहीं है आपके पास, आपको पता नहीं आप क्या करेंगे। इसलिए मुझे मालूम ही नहीं कि वैसा होने वाला है, और जो कुछ नहीं होने वाला है, मैं 100 साल जीने वाला नहीं हूं, तो मैं 100 साल की उम्र होने के बाद क्या होगा मुझे क्यों बोलते? जी 100 साल की बात नहीं, मैं इसी महीने की बात कर मुझे नहीं लगता भारतीय जनता पार्टी ऐसा कुछ फैसला करने किया तो क्या करे। ये इस प्रकार से उबाठा की तरफ से अफवाहें उड़ाई जाती है। हाँ। बीच में जब कांग्रेस से उनका जब झगड़ा चल रहा था, तो अचानक उन्होंने र्यूमर उड़ाया कि वो देवेंद्र फडणवीस से मेरे अमित शाह से बात हुई। हम मैंने पता कांग्रेस वालों ने उड़ा, ये कांग्रेस की तरफ से आई थी ये खबर। मुझे तो पता चला कि इन लोगों ने उड़ाया ये खबर, कांग्रेस पे प्रेशर डालने के लिए कांग्रेस के तरफ से ये खबर आई थी। कितने गंदे हैं सब, एक दूसरे के खिलाफ उल्टी सीधे खबरें फैलाना। मतलब ये जो डिस्ट्रस्ट है, ये जो अविश्वास है आपस में, यह अविश्वास ही इस महाविनाश अघाड़ी के विनाश का कारण बनेगा। ये जो 3 पार्टियां, तो सच में बताइए, मतलब उद्धव ठाकरे के बारे में जैसे आप बात करते हैं, कांग्रेस छोड़ के आए हैं, लेकिन घृणा मुझे ऐसे लगता है कि उद्धव के लिए आपने बचा के रखी सबसे ज्यादा वही है।
घृणा नहीं है, एक सही आकलन है, असेसमेंट है मेरा उनके बारे में। मैंने उनके साथ बहुत करीबी से काम किया है। एक ऐसा व्यक्ति जो बुनियादी तौर पर आलसी आदमी है, लेजी आदमी है, जिसको मराठी में एक बड़ा अच्छा शब्द है खुन्नसी आदमी है। खुन्नसी जिसको बोलते हैं, पर्सनल खुन्नस रखना। अच्छा, मतलब खुन्नस रखता है। हाँ। हाँ, ओके। तो ये सब राजकारण में नहीं होता, दिल बड़ा रखा जाता है, सबको जोड़ा जाता है। मैंने कहा राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं होता। आप गिना रहे थे, और क्या गिना रहे हैं आप? तो एक इस तरह का कैरेक्टर जो, अच्छा मुख्यमंत्री बनने के लिए आपने इतनी जिद की, उसके लिए आपने शिवसेना की पूरी विचारधारा के साथ आपने एक तरह से वो त्याग दिया उसको। हाँ। इतना बड़ा समझौता किया, और सर मुख्यमंत्री बनने के बाद लोगों से मिलते ही नहीं आप। 2.5 साल में 2.5 दिन मंत्रालय गए, वर्षा बंगला बंद रहते थे, एमएलए बेचारे घंटों बाहर वेट करते रहते थे, बाहर जाके लोगों से मिलना जुलना नहीं, फेसबुक पे आप डायरेक्ट कर रहे हैं। थोड़े बीमार भी रहते हैं शायद इस वजह से। भगवान न करे बीमार रहे, स्वस्थ हो जाएं वो, हम उनके लिए बड़ी कामना करेंगे। कोविड भी हो गया था। हाँ, जो कोविड भी हो, तो कोविड में क्या सब लोग घर के अंदर बैठे थे? आपको तमाम मिनिस्टर्स और इवन प्राइम मिनिस्टर मिलेंगे जो कोविड के दरमियान भी लोगों को भी जाते थे, प्रिकॉशन लेते थे। प्रिकॉशन लीजिए, लेकिन आप जनता के बीच के नेता हैं, आप एक पब्लिक फिगर हैं, और आप टॉप पोस्ट पे बैठे हैं, चीफ मिनिस्टर के पोस्ट पे बैठे हैं। पूरा महाराष्ट्र आपकी तरफ देख रहा है बड़ी उम्मीद से कि हमारी समस्याओं का समाधान यहां पे है, ये करेंगे। तो वो जो आश्वासक व्यक्तित्व होता है, जो सबको आश्वासन देता है कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, वो नहीं था। उल्टे उन्हें क्या बयान दिया कि आप सभी लोग अपने अपने परिवार का ख्याल खुद रखें, माझा कुटुंब माझी जवाबदारी। ये कैसे हो सकता है भाई? पूरा महाराष्ट्र एक कुटुंब है और उसकी जवाबदारी मुख्यमंत्री की है, जिसकी भूमिका में इस समय एकनाथराव शिंदे जी काम कर रहे हैं। जबकि ये जिम्मेदारी उनकी होती थी, उन्हें किया नहीं। उन्हें बोला माझा कुटुंब माझी जिम्मेदारी, मतलब वो मातोश्री में रहने वाला कुटुंब जो परिवार है, सिर्फ उसकी जिम्मेदारी लेते हो। तो मुख्यमंत्री काय को बने हो भाई? चलिए निरुपम जी, ये सारे पॉलिटिकल सवाल तो खत्म कर लिए हमने आपके साथ, बट यू आर वन ऑफ दोज पीपल, वन ऑफ दोज पॉलिटिशियंस इन बॉम्बे जिनके बॉलीवुड के कनेक्शन भी बहुत चर्चा में रहते हैं। कौन कौन आ रहे हैं आपके लिए अभी कैंपेन करने के लिए? मैंने भी बोला, पूछा नहीं है किसी से। बहुत लोग पॉलिटिकल मंच पे नहीं आना चाहते हैं। पब्लिक मतलब हमारे जो अगर प्राइवेट फंक्शन होते हैं वहाँ आते हैं बड़े खुशी खुशी लोग। कई लोग होते हैं कि दोस्ती अच्छी है लेकिन सब पॉलिटिकली एक्सपोज मत करो। कई लोग पॉलिटिकली भी आते हैं हमारे साथ प्रोग्राम में, हमारे तो देखते हैं। अभी लेकिन किसी से बातचीत हुई नहीं? अभी मैंने किसी से बात नहीं। कौन आ रहे हैं? अभी तो मैंने परसों तो हमारा टिकट फाइनल हुआ जी, और नॉमिनेशन आज नॉमिनेशन किया है मैंने कल, हाँ परसों। तो सब कुछ इतना भागम भाग में हुआ है कि मैंने अभी अपने दोस्तों के साथ शेयर भी नहीं किया है। अच्छा। हाँ, जिनको पता चला न्यूज़पेपर से या टीवी मीडिया से, उन लोगों ने बधाइयाँ भेजी हैं, शुभकामनाएं भेजी हैं। तो अब मैं कुछ लोगों से बात करूंगा, लेकिन कुछ लोगों का सहयोग तो चाहिए होगा। सबका सहयोग चुनाव जीतने के लिए सबका किसका सहयोग चाह रहे हैं आप? देखते जो लोग मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं तय किया अभी। किसी नाम व्यक्ति का कुछ नहीं बता अभी किसी व्यक्ति का नाम लेना। अच्छा, ऐसा कोई हमारा कोई बहुत क्लोज रिलेशन भी नहीं है जो बाकी लोग बॉलीवुड में रखते हैं। क्योंकि हम लोग, एक तो मैं बिहार का हूं, तो जो बिहार वाले सब हैं वो सब उनके साथ एक दोस्ती है, और दूसरा एक वर्षों से यहाँ पर रह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से एक दोस्ती हो गई है, तो उस दोस्ती को मेंटेन करते हैं। लेकिन बॉलीवुड से रिश्ता रखने के लिए एकदम स्पेशल एफर्ट किया जाए, ये मेरा कभी नहीं रहा। मैं एक दो नेता को जानता हूँ जो शाहरुख खान से दोस्ती रखते हैं। शाहरुख खान नाराज हो गया तो शाहरुख खान से मिलने के लिए 8-8 घंटे उसके दफ्तर में बैठ के वेट करते रहे नेता। हाँ, शाहरुख खान 8-8 घंटे वेट करते रहे, फिर भी शाहरुख खान नहीं मिलता है। फिर दोबारा जाते हैं, तब क्योंकि किसी तरह शाहरुख खान से मेरा रिश्ता बने रहना चाहिए। हम लोग इस तरह से नहीं करते। मेरा ठीक ठाक है, दुआ सलाम है मेरा दुआ सलाम उनसे है, लेकिन इतना ज्यादा कि बहुत ऑब्सेस नहीं, बॉलीवुड स्टक होते हैं ना, वो नहीं है। हम लोग एक शहर में रहते हैं, तो कई बार उनको भी जरूरत पड़ती है जी। उनके भी इश्यूज होते हैं, उनके पास से फोन भी आते हैं जी, मदद भी मांगते हैं जी। हम भी कोई इशू होता तो मिलते हैं, कोई फंक्शन में तो अक्सर मुलाकात हो जाती है, लेकिन एकदम स्टक हो जाना, पीछे पीछे दौड़ते रहना पागलों की तरह। किसकी बात कर रहे हैं निरुपम जी, बताइए तो जरा। नाम नहीं लूंगा। हाँ? नाम नहीं लूंगा। किसी पॉलिटिशियन की बात कर रहे हैं? दिल्ली बेस्ड पॉलिटिशियन है, आप पता लगाइए कौन है शाहरुख खान के करीबी ग्रुप में। दिल्ली बेस्ड पॉलिटिशियन किस पार्टी के? आप पता लगाते रहो। पार्टी तो बता दीजिए। पार्टी मतलब वही कांग्रेस ही है। कांग्रेस ही है। 8-8 घंटे वेट करते, 8-8 घंटे वेट करते बेवकूफ की तरह। मुझे पता चला, मुझे उनके दफ्तर के लोगों ने बताया
तो मुझे तरस आ गया। मैंने कहा इतने बेशर्म लोग हैं, कुछ तो अपना वजूद बचा के, अपना स्पाइन तो बचा के रखो यार। किसी बड़े रिश्ता रखना चाहिए, रिश्ता रखो, लेकिन रिश्ता बराबरी में होता है दोस्त। किसी बड़े नेता की बात जाने दो, आगे बढ़ते हैं। अच्छा निरुपम जी, एक समय ऐसा था कि आप हमारी बिरादरी के थे। यस, यू हैव एंड स्टार्टेड आई एम प्राउड ऑफ इट। यू प्राउड ऑफ इट। Yes. इसलिए पूछना चाहती हूँ आपसे कि वो रोल आपको ज्यादा पसंद है या जिसमें है आप आज वो रोल ज्यादा पसंद है? आप यू हैव स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम एज अ जर्नलिस्ट, आप आप सामना के चीफ एडिटर भी थे काफी समय तक। मैं एक्सप्रेस में था, 5 साल एक्सप्रेस में था, इंडियन एक्सप्रेस में थे, जनसत्ता में था। उससे पहले मैं दिल्ली में था, फिर पटना में था। मैं जब इंटरमीडिएट में पढ़ता था 82 में, 82 का मेरा बैच था, उस समय से लिख रहा हूँ अखबारों में। उस समय से लिख रहे हैं? उस समय से लिख रहा हूँ। भाषा के ऊपर कमांड आपकी इसलिए इतनी अच्छी है। एक्सप्रेस से शुरुआत मेरी भी हुई है, मेरे करियर की भी शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस से ही हुई है। सो वो रोल ज्यादा पसंद है निरुपम जी को या नहीं? वो मजा आता था, वो तो बेसिकली आत्मसुख था उसमें। लिखना, इंटरव्यू करना, विषयों को इन्वेस्टिगेट करना, टटोलते रहना, हाँ, फिर हेडलाइन ढूंढना, बायलाइन लेना। बायलाइन का जो सुख है बहुत वो अल्टीमेट होता है। अल्टीमेट है। मैंने एक पहला जो मेरा बड़ा अच्छा एक किसी प्रेस्टिजियस अखबार में छपा था, वो था पाटलिपुत्र टाइम्स अखबार था पटना का, पता नहीं शायद बंद हो गया। बहुत अच्छा अखबार निकाला था लोगों ने। उसमें मेरा एक फुल पेज आर्टिकल किसी विषय पे था। तो एक बार लिखा तो उसमें कुछ करेक्शन था, 2 बार लिखा करेक्शन था, फाइनली अप्रूव हो गया। ओके। तो मैं शाम को गया तो पता चला कि तुम्हारा आर्टिकल छप रहा है। अब थोड़ा झांक के देखा, भी पेज वेज बन रहा था, झांक के देखा, हाँ। रात भर नींद नहीं आई थी कि सुबह अखबार देखना, मुझे अपना नाम पढ़ना। इस समय कई अखबार में नाम छप चुके थे। आपको एक बात बताओ निरुपम जी, when I started off with Indian Express, कॉलेज से फ्रेश इंडियन एक्सप्रेस गई थी, एंड आई रिमेम्बर फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन आई वाज बीइंग टोल्ड कि तुम्हारी स्टोरी हम फ्रंट पेज फ्लायर कैरी कर रहे हैं। मुझे उस दिन समझ में नहीं आती थी फ्रंट पेज फ्लायर क्या है। तो एक्चुअली उस रात को मुझे नींद नहीं आई थी, क्योंकि मैं वेट करती रही कि सुबह 7 बजे न्यूज़पेपर आएगा और मैं अपना नाम देखूंगी वहां। So that is another level of excitement, that joy is different. बिल्कुल सेम चीज मेरे साथ हुआ है। लेकिन फिर धीरे धीरे अभी भी जब मैं कभी कभार लिख देता हूँ, किसी से कुछ बात करता हूँ, कभी संपादक से बात होती है, या मैं खुद बोलते हैं इस विषय पे लिख दीजिए, तो जिस दिन आर्टिकल छपने वाला है और उस दिन सुबह उठते उठते सबसे पहले अखबार देखता हूँ, नहीं छपा तो बेचैन हो जाता, क्यों नहीं छपा? नहीं जी आज स्पेस नहीं था, कल दे रहे हैं हम लोग। ओके, कोई बात। तो वो एक अलग सुख है, और वो आत्मसुख राजनीति में नहीं है। राजनीति में जवाबदारियां ज्यादा है, वो एक थैंकलेस जॉब है। जर्नलिज्म जो थैंकलेस जॉब है। क्यों कहते हैं सर? थैंकलेस जॉब है, आप बस लिखते जाइए, करते जाइए। अरे आपको एक सुख मिल गया, हाँ। आपने बहुत अच्छी चीजें लिखी, क्या मिलता है? मुझे नहीं लगता कि बहुत कुछ अरे मिलता मुझे है। मेरी पर्सनल सेटिस्फैक्शन है बस कि वही कुछ आत्मसुख अच्छी मिल रहा है। स्टोरी करिए। पर्सनल सेटिस्फेक्शन के अलावा और बहुत लोगों का उद्धार भी होता है अगर आप ऐसे सोशल इश्यूज पे कुछ काम कर रहे हैं। आपने जहां गलत हो रहा है उसको उजागर किया, आपने कहीं स्कैम्स का भांडाफोड़ किया, तो वैसे तो आप लोग अपने को सुख मिल जाता है कि अच्छा किया काम, उसके बाद आगे कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है, आगे कुछ नहीं है। ये नहीं मानते आप। यहाँ जो है आप, हम जो लोगों का काम करते हैं ना, उससे एक अलग तरह का सुख है, और नहीं लगता कि थैंकलेस जॉब कर रहा हूँ। अभी मैं जैसे चुनाव लड़ने जा रहा हूँ, तो मैंने सोचा क्या बनाया जाए स्पेशल वीडियो। हाँ। तो मैंने सोचा कि नॉर्थ मुंबई का जब मैं एमपी था तो बहुत सारे काम किए, वो सब छोड़ दो, तो एक एमपी के तौर पे मेरी जिम्मेदारी थी। लेकिन कुछ मैंने बहुत लोगों के व्यक्तिगत काम किए हैं। अच्छा। जिसमें एक वो है ह्यूमन इंटरेस्ट है। उनसे पूछो कि वो लोग इंटरव्यू दे सकते हैं क्या। जैसे एक लड़का था, एक रेडेकर साहब थे हमारे यहाँ, वो एक दिन बुजुर्ग थे बेचारे, दुबले पतले, लोअर मिडिल क्लास के थे, मेरे ऑफिस में आगे रोते हुए कि मेरा बेटा कहीं अफ्रीका के किसी जेल में है। मुझे कहानी पता, हमने स्टोरी करी थी। खिरखिरी हो गया। तो मैंने कहा क्या हुआ उसको? तो बोला वो शिप में कैप्टन है, पोर्ट पे, एयरपोर्ट पे उसकी शिप रुका था, ड्रग्स देता हुआ पकड़ा गया। एक स्टोरी हमने के चक्कर में पकड़ लिया गया। साहब हमारा बेटा ऐसा नहीं है। मैंने कहा मुझे नहीं मालूम कैसा बेटा है, और बोला 20 दिन से बात ही नहीं हुई, तो जेल में से किसी के मोबाइल से मुझे फोन किया। अच्छा।
कि बाबा मैं इधर अटका हूँ, मेरी मेरी जान बचाओ। अच्छा। तो मैं किसी को नहीं जानता, सिर्फ आपको जानता हूँ। हमको तो मालूम ही नहीं वो कंट्री कहाँ है, क्या है, बाकी देश में कौन इससे बात कर सकता है, हमको कुछ पता नहीं। और सच में सामान्य लोगों को थोड़ी मालूम है कि डिप्लोमेटिक रिलेशन क्या होते हैं, मिशन का ऑपरेशन क्या होता है, मिशन का कामकाज क्या है। मैं उनको ले गया, अपने घर पे रखा दिल्ली में बंगले पे, और 8-10 दिन तक कोशिश करके डॉक्टर साहब से मिलवाया, मनमोहन सिंह जी से मिलवाया, फॉरेन मिनिस्टर से मिलवाया, उन्होंने जिस ऑफिसर से कनेक्ट किया उससे मिलवाया, 1-2 राउंड और उनको आना पड़ा। बाद में मिशन टू मिशन कांटेक्ट करके उस बच्चे को बचाया। ओह। इसी तरह सुनील जेम्स की कहानी सुनी होगी आपने, वो भी एक कैप्टन का सेलर था। अच्छा। वो भी कहीं टोगो करके कंट्री में, तो नाम नहीं सुना था। हाँ। अचानक एक अखबार में छपता है कि टोगो में सुनील जेम्स ऐसे फंसे हुए हैं, यहाँ के कैप्टन है एवरशाइन नगर मलाड के, और उनकी 11 महीने का बेटा, उसकी डेथ हो गई। तो उसकी पत्नी ने स्टैंड ले लिया, पब्लिक स्टैंड, कि जब तक मेरा हस्बैंड नहीं आएगा तब तक इसका मैं इसको दफन नहीं करूंगी। वो अखबार में हाईलाइट हो गया खबर। मेरे पास आ गए सब लोग एक दिन, उस नेक्स्ट नहीं, और अदिति आ गई, उनकी वाइफ आ गई, रोने गाने लगी। तो उनको लेके गया दिल्ली, डॉक्टर साहब से मिलवाया, फिर फॉरेन मिनिस्टर से मिलवाया, और तब तक कोई कनेक्ट ही नहीं था, कोई मतलब आदमी छूटेगा, इतना पता था टोगो में है, यहाँ पे है, ये सब पता था। और वो लड़का मैसेज भी दे रहा था, लेकिन उसको छोड़ने के लिए वहाँ की कंट्री तैयार ही नहीं थी। और वहाँ टोगो वो टाइप की कंट्री, मतलब पता नहीं कौन सी दुनिया में है अभी, वो डेमोक्रेसी है कि नहीं मालूम ही नहीं, वहाँ पर वो सब कुछ डिक्टेटरशिप ही होती है। तो फिर मिलवाया, डॉक्टर साहब बहुत अच्छे से मिले, इमीडिएट उन्होंने एक्शन लिया, और आप नेक्स्ट 48 आवर्स सैयद अकबरुद्दीन थे ना, सैयद अकबरुद्दीन, हाँ, जो एमईए में थे, हाँ, एमईए में, उनका फोन जाता है सुबह सुबह अदिति के पास कि वी हैव गॉट रिलीज्ड योर हस्बैंड एंड ही इज रीचिंग इन 20 आवर्स, ही इज लीविंग फ्रॉम टोगो नाउ। तो आप ये कहानियां ढूंढ रहे हैं? तो ये कहानियां मैं ढूंढ रहा हूँ, और ये उनसे पूछ रहा हूँ, तो बड़े खुश हो रहे हो कि मिस्टर निरुपम विल नरेट दिस स्टोरीज। एक आदमी थे, उनकी वो मेरे ऑफिस में आगे, बेचारे ठीक ठाक घर के थे, उनकी पत्नी का लीवर खराब हो गया, लीवर ट्रांसप्लांट करना, 45 लाख रुपए खर्चा है, अपोलो अस्पताल में, डॉक्टर मिल नहीं रहे हैं, और इतना पैसा भी नहीं है। मैं चलो दिल्ली ले गया, अपोलो अस्पताल, डॉक्टर करते करते उनका ऑपरेशन भी करा दिया, उनके बेटे ने लीवर डोनेट किया उनको। तो ऐसी कहानी, तो ये सब जो चीजें जब आप मिलते हैं पलट करके, और जब वो बताते कि नहीं सर आपने अपना हमारी मदद की थी, हम अभी भी इसको भूल नहीं सकते हैं, तो एक अलग सुख है इसमें, अलग आनंद है, और लगता है कि हम कुछ कर रहे हैं। ये मुझे थैंकलेस नहीं लगता है थैंकलेस। ठीक है, आप आखिरी सवाल निरुपम जी, जब आप थे सामना के चीफ एडिटर, पूछना चाह रहे हैं, क्यूरियोसिटी है कि कितनी छूट थी आपको अपने मन की बात लिखने की वहां के एडिटोरियल में, या फिर डिक्टेट किया जाता था? इतना ज्यादा डिक्टेट नहीं करते थे। बाला साहब थे उस वक्त? हाँ, बाला साहब हमारे एडिटर थे, हम एग्जीक्यूटिव एडिटर थे। तो जब मुझे बनाया गया तो मैं बाला साहब से बैठा था, स्पेशली मैंने पूछा कि अब मुझे सामना निकालना है तो आपका गाइडलाइन क्या होगा, मुझे बता दीजिए। उन्होंने एक बात कही थी, वो एकदम से सच थी या मुझे नहीं मालूम, लेकिन उन्होंने साफ साफ कहा कि देखो देश हित के खिलाफ कुछ मत लिखो, और देश हित के खिलाफ अगर मैं भी चला गया तो मेरे खिलाफ लिखो, मैं तो तुमको माफ कर दूंगा। नेशनल इंटरेस्ट इज सुप्रीम, बोला इसके अलावा और कोई गाइडलाइन नहीं। बस इतना ही कहना था उनका। हम लिखते थे, खूब धुआंधार लिखते थे। ठीक है, बाला साहब का एक अपना सोचने का नजरिया, बोलने का तरीका, हर विषय पर उनका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू था। पर ये एडिटोरियल आपको एक बार यू हैड टू रन इट पास्ट हिम, एक बार उनको बताना पड़ता था कि आपने क्या लिखा है, सुबह क्या छपने वाला है? ना कुछ नहीं, कुछ गलत छप गया डांट पड़ती थी, डांट पड़ती थी, हाँ, मगर आपको बताने की जरूरत नहीं। कभी आजकल क्या होता है, बताने की जरूरत पड़ती है संजय राउत को? पता नहीं क्या करते हैं, नहीं आइडिया आपको? पता नहीं, खुद से लिखते रहते हैं, ये खुद से लिखते हैं बिना उद्धव ठाकरे के। मुझे लगता है कि उद्धव जी वगैरह के पास इतना वक्त है और इतना मतलब उनका इंटरेस्ट है सामना के कामकाज को देखने, मुझे लगता नहीं है। वो संजय राउत बेसिकली सामना को अपने पर्सनल प्लेटफॉर्म की तरह यूज करता है। अब एक तो सुबह सुबह झूठ बोलता है, और उसके बाद फिर अब शाम आते हैं तो सारा झूठ लिखवा देता है। सामने में कितने झूठ छपते रहते हैं। लाडली बहन योजना बंद हो गई, क्योंकि बंद ही नहीं हुई, बल्कि 2 महीने का आचार संहिता के वजह 2 महीने का एडवांस में पेमेंट किया गया। आप भोपू क्यों बुलाते हैं संजय राउत को? भोपू सुबह 9 बजे भोपू ही बजता रहता है। एक भोपू की तरह कुछ भी बोलना। वो वहां पर यहाँ पर नागपुर में एक बावनकुले जी के बेटे का एक्सीडेंट हो जाता है, रोड रेज जिसको,
उसमें शायद किसी की डेथ हुई, क्या हुआ, तो उस बच्चे के खिलाफ पूरा कैंपेन शुरू हो गया। तो भाई उसने शराब पी रखी थी या फिर किसी रेस्टोरेंट से आया था, तो उन्होंने मेरे पास बिल आया है जिसमें उसने बीफ कटलेट खाया है। बिल दिखाया नहीं, बोला बिल आया, बिल भी है। वो होटल का नाम मैं जानता हूँ, लाहौरी होटल है, मेरे दोस्त हैं, परिचित हैं, उनका होटल है, जो वहां का बहुत पुराना होटल है, उस परिवार को पूरा जानता हूँ। वहां नॉनवेज भी बड़ी मुश्किल से मिलता है, वो ब्राह्मण लोग हैं। वो निकल के आया, वो उसका मालिक, बोले साहब आज तक हमने बीफ बेचे नहीं, कहां से इनके पास बिल आ गया, दिखाओ। आज तक बिल नहीं दिखाया। इस तरह का रोज झूठ बोलना और झूठ के आधार पर सत्तारूढ़ दल के खिलाफ एक नैरेटिव तैयार करना, और धीरे धीरे उनके पूरे उसके जो स्टेटमेंट होते हैं ना, उसका वैल्यू कम होता चला जा रहा है। लोगों को विश्वास नहीं होता। रोज झूठ बोलेंगे तो आपका ऊपर जो विश्वास वो खत्म हो जाएगा। मुझे किसी ने बोला ये जर्नलिस्टिक राइवलरी होती है ना, ये दोनों नेता तो बन गए हैं, लेकिन एक जर्नलिस्टिक राइवलरी इसलिए संजय निरुपम इतना भड़के रहते हैं उसके ऊपर, क्योंकि संजय निरुपम के बाद वो आए हैं एज द एडिटर ऑफ सामना। नहीं, सामना तो पहले से थे, मराठी सामना, मैं हिंदी में। मेरे बाद राज्यसभा में गए। जब बाला साहब मुझे दूसरी बार राज्यसभा भेजना चाह रहे थे, जो मेरा टर्म पूरा हो गया था, तो मुझे खुद बाला साहब ने बताया था। ये गए एक दिन, बोला कि इस बार आप निरुपम को मत भेजिए, मुझे भेजिए। मैं क्यों? बहुत अच्छा काम करता है, उसको दोबारा मुझे भेजना है। अच्छा, मैंने मांगा नहीं था साहब, मैं तो यहाँ पर सामना का एडिटर, मैं तो सामना का एडिटर बनने भी नहीं आया था, मैं तो कुछ सत्ता में बैठा हुआ था। आप लोगों ने बुलाया, नौकरी दे दी, आपने खुद बुला के कहा कि आप राज्यसभा में चले जाओ, अब दोबारा आपको देना है तो सर दीजिए, लेकिन मैंने कभी मांगा नहीं था। बल्कि ठीक उस समय, जिस समय राज्यसभा का दूसरा टर्म पूरा होने वाला, तो पार्टी को फैसला लेना था, मैं उद्धव जी के साथ रणथंभौर में था। अच्छा। और उनको बड़ा फोटोग्राफी का शौक है, तो मुझे ले गए थे वो, और रणथंभौर में 4-5 दिन थे। सारी बातें की, हमने कभी राज्यसभा के बारे में बात नहीं। मैं लौट के आया तो यहाँ के एक मराठी अखबार में छपवाता है संजय राउत की राज्यसभा की डील करने संजय निरुपम गए थे रणथंभौर में। तो मैंने उनको दिखा, उद्धव जी देखा, देखो सब छप रहा है। मैंने एक शब्द भी बोला आपको इस बारे में? मैं क्यों बोलूं? आपको मेरा काम अच्छा लगता, दीजिए, नहीं चलता मत दीजिए। तो ये गए थे उनसे बोलने कि इस बार इसको मत दीजिए, मुझे दीजिए। संजय राउत गए थे बाला साहब के पास, हाँ, कि आपको नहीं भेजा जाए राज्यसभा। हाँ, तो बाला साहब मुझे भेजिए। बोले क्यों? मैं तो उसको भेज रहा हूँ, वो अच्छा काम होगा। तो मैं क्या सिर्फ यहाँ बैठ के कलम खिंचता रहूँ? तो बोले मैंने कहा कि तुम जिसको भी सामना का संपादक बन, तो क्या उसका एग्रीमेंट किया है कि पहले संपादक बनूंगा और राज्यसभा भेजूंगा? बाला साहब को तो जवाब वो तो सॉलिड रहता था, तो नहीं माना उन्होंने। उसको लेकर के मेरे से बड़ा नाराज रहता था। ये आपके सामने हुई ये घटना? नहीं, ये मुझे सामने खुद बताया गया आपको कि ये हुआ है। अच्छा, उनकी भी आदत थी, ये बोल उसको डांट के बोल दिए और मुझे बता भी रहे हैं। उनको बहुत एंजॉय करते थे, मजा आता था। कि आप बाला साहब देखिए, हिंदू हृदय सम्राट तो एक ऐसा टाइटल है जो शायद हमेशा हमेशा उनके साथ रह जाएगा, बट यू हैव वर्कड विथ हिम। आपको एक तरीके से लीडर की जैसा उन्होंने रेयर किया, आपको ट्रेन किया, आपने उनका न्यूज़पेपर संभाला, इतने समय रहे आप उनके साथ। सबसे अच्छी यादें क्या है बाला साहब की आपके पास? बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीजें हैं। बड़े अच्छे काइंड हार्टेड आदमी थे और बड़ा केयरिंग थे। एक लेडी थी जो मुझे घटना याद आती है, तो मुझे मजा आता है, मुझे शुरू में लगा अच्छा है। उसके और भी अर्थ निकाले जा सकते हैं, लेकिन मुझे उनका वो व्यवहार बड़ा अच्छा लगा। हम लोग बैठे थे और उस समय नरेश गोयल बैठा था, जेट एयरवेज वाला। हम नरेश गोयल अभी जिंदा है। तो एक लेडी आई जो महिला आघाड़ी की उप विभाग प्रमुख थी, मेरा भी लीडर थी, नाम है उसका नाम था त्रिजा किल्लेदार। किल्लेदार थी, धारावी के आसपास की अच्छी खासी पर्सनालिटी थी इसकी। बार बार मैसेज आ रहा था कि त्रिजा ये बहुत परेशान कर रही है, उसको मिलना है। तो मुझे बात हुई, साहब ने बोला उसको, आइयो, लगी रोने लगी। और ये रोने लगी तो लगे उसको डांटने को, रो मत, क्या बोल साहब, चुप रहा, बोल चुपचाप। तो बोली ना कि मेरे बेटे को एडमिशन कराना है इंजीनियरिंग में या मेडिकल में, मेरे पास पैसे नहीं है, क्या करूँ मैं तो उसी पार्टी काम करूँ। बस इतने के लिए रो रहे, फिर डांट रहे, रोना नहीं, बस इतने के लिए, नरेश इसको मदद कर, पैसे दे, इसको चेक काट, इसको चेक है तेरे पास? तो बाला साहब गाड़ी में, मर्सिडीज में, अरे क्या, खुद गया जाके पीछे डिक्की खोला, डिक्की में से ब्रीफकेस लाया,
साहब के सामने ब्रीफकेस रखा, ब्रीफकेस खोला, चेक निकाला, साइन किया, कितना देना है, कोई एक अमाउंट भूल गया, साइन कर दिया, निकल जल्दी जा, बैच चुकी निकल गया। अब इसके आप जितने अर्थ निकालना चाहे निकाले, लेकिन ये जो मानवीयता है उनकी और अपने लोगों के लिए जो केयरिंग एटीट्यूड था, वो मुझे बहुत अच्छा लगता कि इंसान को, एक नेता को अपने लोगों के लिए इस तरह से खड़े रहना चाहिए। उससे वो अपने लिए पैसे नहीं मांग रहे हैं, अपने एक साथी को, और वो भी उसके बच्चे की लाइफ बन जाए, इसके लिए उन्होंने उस संबंध को, उस रिश्ते को यूज किया। वरना लोग उद्योगपतियों का रिश्ता अपने फायदे के लिए यूज करते हैं। तो जब छोड़ रहे थे सेना तो तकलीफ नहीं हुई आपको? तकलीफ तो थी, ऐसा नहीं है, बहुत तकलीफ थी, मतलब बहुत अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन ऐसी मजबूरी थी, ऐसी घटनाएं थी कि अब वहां से निकल जाना था। राइट। संजय निरुपम जी, इतनी सारी छोटी छोटी एनेक्डोट्स बताने के लिए, इतनी इंसाइट शेयर करने के लिए, अपना समय देने के लिए कैंपेन के बीच में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट दिंदोशी के लिए। हाँ, जीत जाएंगे तो बस आपकी इंटरव्यू करेंगे हम एज द एमएलए ऑफ दिंदोशी। पर ये जाते जाते एक पूछना चाहती हूँ निरुपम जी, शुरुआत जनरली लोग एमएलए फिर एमपी आगे बढ़ते हैं, आप रिवर्स गियर में क्यों हैं? क्यों रिवर्स गियर में? नीतीश कुमार भी गए थे। नहीं, पता है ऐसा होता है कि मना कर देते हैं लोग कि नहीं लड़ेंगे अब हम असेंबली इलेक्शन। हाँ, मैं राज्यसभा में था, मैं लोकसभा में था, और अब मैं असेंबली इलेक्शन क्यों लड़ूं? पर पॉलिटिक्स में रेलेवेंट रहने के लिए क्या कर रहे हैं निरुपम जी आप? ये नहीं, पॉलिटिकल रिलेवेंस के बजाय पॉलिटिकल पावर मायने रखता है। क्या होता है, आप लोकसभा में रहे या राज्यसभा में रहे या विधानसभा में रहे, विधान परिषद में रहे, आपके पास एक पॉलिटिकल पावर होता है जिसका आप इस्तेमाल करते हैं टू सर्व समवन, टू वर्क फॉर समवन। तो अंतिम तौर पर आपका उद्देश्य क्या है? आप जब राजकारण में, राजनीति में हैं तो लोगों को काम करने के लिए ना, घर में बैठने के लिए तो नहीं है आप। तो लोगों का काम करने के लिए आपके पास एक अथॉरिटी होनी चाहिए। वो अथॉरिटी लोकसभा का सदस्य के पास भी होती है, विधानसभा का सदस्य के पास भी होती है। अगर मैं लोकसभा नहीं लड़ा और मैंने नहीं जी विधानसभा नहीं लूं क्योंकि ये थोड़ा बिलो स्टैंडर्ड है, मतलब इज्जत की बात, इज्जत वगैरह कुछ नहीं होता, सारी सदने एक है। और कई लोग हिंदुस्तान में कई लोग हैं जो लोकसभा से राज्यसभा, लोकसभा से विधानसभा लड़े। कई लोग हैं ऐसे, मेरे कई दोस्त हैं अभी जो मेरे साथ लोकसभा में थे, अभी विधानसभा में। उन लोगों ने कई बार मुझे सजेस्ट किया कि तुम क्यों नहीं लड़ते एमएलए? नहीं, मुझे इंटरेस्ट नहीं है। इस बार मैंने सोचा कि लड़ लिया जाए यार, क्या फर्क पड़ता है। कम से कम एक अथॉरिटी होती है, आपके पास एक क्षेत्र होता है जहां आप काम करते हैं, डेवलपमेंट का काम करते हैं, आपके पास जो आइडियाज हैं, जो आपके पास एक क्रिएटिव अप्रोच है, उसको आप इंप्लीमेंट करते हैं। ये आपका पहला चुनाव होगा एज फॉर असेंबली इलेक्शंस, राइट? यस, पहला चुनाव होगा। इससे पहले आप लोकसभा, इससे पहले मैं 4 लोकसभा लड़ चुका हूं जी। 2004 से लड़ा। मुझे याद है मैं आपके कितने कैंपेन्स में आई थी। सो एनीवेज निरुपम जी, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया। Thank you.